ज्योति विशाल दोनों को बोल रहा हूँ। हो गया। हो गया, ओके। अच्छा देखो, गुड इवनिंग सर, ठीक है। ये मॉर्निंग इवनिंग चलता रहता है ना, कब मॉर्निंग बोलता हूँ कब इवनिंग बोलता हूँ पता ही नहीं चलता। यस मौसमी बोल। हेलो, शॉर्ट आउट वैसे प्रॉब्लम। हेलो, मेरे 25 देखते स्क्रीन। आई थिंक आज मौसमी का नेटवर्क इश्यूज है कुछ ना। आई थिंक आज उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है। एक्चुअली आज बहुत जगह में थोड़ा सा इलेक्ट्रिक इश्यूज, मतलब लाइक वोल्टेज इश्यूज है, मैं देख रहा हूँ। ऐसे आप लोगों को मेरा साउंड क्लियर है ना? विशाल, ज्योति, आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है सर, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। प्रिया, गुड इवनिंग प्रिया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। मौसमी का ही क्या प्रॉब्लम है? अनुज का भी कुछ प्रॉब्लम बता रहा है, दोनों का। ओके ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो गुड इवनिंग सर सबको फिर से। अच्छा, डिविडेंड डिसीजंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिविडेंड डिसीजंस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हम लोग सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिस्कशंस कर रहे हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एज वेल एज फॉर चार्टर्ड, सीए, सीएमए, सभी के लिए टॉपिक है डिविडेंड डिसीजंस या डिविडेंड पॉलिसी। सो ये जो डिविडेंड डिसीजंस या डिविडेंड पॉलिसी है बहुत वाइटल है। कितना वाइटल है आप लोग लास्ट 2 क्लास में देख चुके हो। यस्टरडे हम लोग एमएम हाइपोथेसिस के ऊपर बात किए। एमएम मतलब मॉडिग्लनी एंड मिलर, दो अलग लोग हैं सर, एक नहीं यहाँ, लेकिन दे नोन एज वन। ऐसे लगता है जैसे एक ही हैं। बहुत लोग तो ऐसे भी बोलते हैं मॉडिग्लनी मिलर अप्रोच, तो ऐसे लगता है कि जैसे एक ही इंसान का नाम बोला जा रहा है। बट वॉट एवर, एमएम मतलब दो इंसान अलग हैं। तो 1961 के टाइम पे ये एमएम अप्रोच आया था डिविडेंड पॉलिसीज़ के ऊपर। मतलब कंपनी जो है ये डिविडेंड दे या ना दे, डिविडेंड देगा तो कंपनी के वैल्यूएशन क्या होगा, डिविडेंड नहीं देगा तो कंपनी का वैल्यूएशन क्या होगा। इसमें दो थ्योरी हैं, एक रेलिवेंस थ्योरी और एक इररेलिवेंस थ्योरी। जिसमें एमएम जो है सर वो बेसिकली इररेलिवेंस थ्योरी में बात किया। मतलब एमएम का मानना है कि डिविडेंड दो या ना दो, फार्म का वैल्यू सेम रहता है। एंड उसके ऊपर प्रूफ भी दिखाया है ना सर, वैल्यूएशन ऑफ फार्म, कंपनी वैल्यूएशन हम लोग कल के क्लास में देखे। अगर किसी ने मिस किया तो उनको शायद मैंने क्लास शेयर भी कर दिया, या नहीं किया तो बताना, मैं कर दूंगा। बट मस्ट गो थ्रू सर कि हाउ कंपनी इज वैल्यूड एज पर मॉडिग्लनी मिलर, जब डिविडेंड दिया जाता है और जब डिविडेंड नहीं दिया जाता है। दोनों केस में एज पर एमएम की कंपनी का वैल्यूएशन सेम रहता है। और वो प्रूफ भी करके दिखाया विद प्रॉपर कॉन्सेप्ट। उनके हिसाब से कुछ एजम्पशंस, कुछ सही लगा कुछ सही नहीं लगा, बट वो अपना अप्रोच को प्रूव किया। ठीक है, ये सब धीरे धीरे डेवलप हुआ है सर फाइनेंशियल वर्ल्ड में। फाइनेंशियल वर्ल्ड ना ऑलवेज एक मतलब क्या बताऊँ आपको, ऐसे नॉट जस्ट फाइनेंशियल वर्ल्ड, दुनिया में किसी भी एजुकेशनल एरिया, किसी भी रिसर्च एरिया एक दिन में सक्सेसफुल नहीं बना है, या एक ही दिन में वो कंफर्म नहीं हुआ है। आज भी बहुत सारा चीज़ है जो इन्वेंट हो रहा है, कोई कहता है सही है, कोई कहता है सही नहीं है। जैसे अगर मैं रिसेंट चर्चा 1 मिनट आपसे करूं, ऐसे मुझे बहुत कुछ बताना है आपको डिविडेंड पे, लेकिन एक बार मुझे याद आ जा रहा है सर क्रिप्टो के बारे में। क्रिप्टो करेंसी खबर है आप लोगों के पास, गवर्नमेंट ने क्या किया? हाँ सर। हाँ, किसको इतना बहुत दुखी हो गया सर बहुत दुखी हो गया लग रहा है कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया सर। मुझे तो पता था कि बैन मतलब ऐसा नहीं कि क्रिप्टो नहीं आएगा, क्रिप्टो आएगा, क्रिप्टो आएगा बट विद रेगुलेशंस। ये अनरेगुलेटेड है ना सर, लोग पैसा लगा रहे हैं, तो कभी भी कोई गवर्नमेंट इसको इस तरह से अनरेगुलेटेड नहीं छोड़ेगा
इसका टैक्स सिस्टम बनाएगा, बिकॉज लोग अर्निंग करेगा तो गवर्नमेंट भी उसका टैक्स सिस्टम रखेगा। लेकिन ये क्रिप्टो इंडिया में बैन हुआ है एंड मुझे लगता है कि ये क्रिप्टो वापस आएगा, बट विथ सम रेगुलेशंस, ठीक है, जिसका बिल पास होगा विंटर सेशन में पार्लियामेंट में, तब जाके ये फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक न्यू रोल क्रिएट करेगा इंडिया में। इवन यूएसए में भी क्रिप्टो के ऊपर काफ़ी सारा मतलब पाबंदी है, ऐसा नहीं कि खुला कुछ भी हो रहा है, नहीं, क्रिप्टो के ऊपर कुछ प्रॉब्लम भी है, मतलब क्रिप्टो के ऊपर कारण बेसिकली ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ भी हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्रिप्टो के बारे में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये क्रिप्टो का जो मॉडल है, ठीक है, दैट्स अ ब्लॉकचेन मॉडल एंड इंक्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी, ये जो मॉडल है, ये मॉडल कितना सस्टेनेबल है, कितना वैल्यूएबल है, इसको लेके भी कुछ लोग कुछ अलग अलग बातें करते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे अगर क्रिप्टो के फेवर में अपना बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स क्रिप्टो के फेवर में है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स का मानना है कि क्रिप्टो फ्यूचर है। लेकिन अगर आप वॉरेन बफेट को देखते हो, अनदर पिलर इन फाइनेंशियल एरिया, माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स तो टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत नाम किया है, लेकिन वॉरेन बफेट तो इन्वेस्टमेंट में नाम किया है। तो वॉरेन बफेट का मानना है कि क्रिप्टो इज़ नॉट वेरी यूजफुल, मतलब इतना भी कुछ बड़ा फ्यूचर नहीं है क्रिप्टो का, ऐसा वॉरेन बफेट का मानना है। सो सवाल ये उठता है कि कौन सही कौन गलत, ये तो समय प्रूव करेगा, है ना, कि क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी का जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है दुनिया में, ये जिस जापानीज इंसान ने इसको बनाया, क्या नाम है सर, संतोष नाकामोतो, क्या सतोशी नाकामोतो, ऐसा कुछ नाम है, किसको पता है? क्रिप्टो जिसने इन्वेंट किया, सतोशी नाकामोतो, ऐसा ही नाम है, भूल जा रहा हूँ सर। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि कुछ मॉडल बनता है, कुछ मॉडल के फेवर में भी कुछ पॉइंट्स होते हैं और कुछ एगेंस्ट में भी होते हैं, ठीक जैसा आप लोग लास्ट क्लास एमएम के अप्रोच में देखा, ठीक है, वाल्टर के अप्रोच में देखा, है ना, वाल्टर के सम्स भी करेंगे, गॉर्डन करेंगे, लिंटर करेंगे, चलो क्रिप्टो हो गया, और क्रिप्टो में कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है, नहीं तो ये ऐसा लगेगा कि डिविडेंड पॉलिसी कम और क्रिप्टो ज़्यादा हो रहा है, क्रिप्टो में बात भी नहीं करेंगे। क्रिप्टो का एक अलग क्लास रखूँगा शेयर मार्केट की क्लास में, ठीक है, कि अगर स्पेशल डिस्कशन करना चाहो तो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँगा कि व्हाट अबाउट क्रिप्टो। ओके, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, लेकिन आज का बात तो डिविडेंड के लिए। ये मौसमी एबारे মনে হচ্ছে ক্লিয়ার হয়েছে নাকি রে? Yes, sir. ओके, थैंक यू सर। तो जो भी हो, चलो देखो, तो डिविडेंड डिसीजंस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओके, तो डिविडेंड डिसीजंस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग देखते देखते समझ गए सर कि जो बिजनेस होता है ना उसका फाइनेंशियल डिसीजंस होता है, उसमें 3 पिलर होता है, एंड यू ऑल नो अबाउट दिस थिंग्स, प्रीवियस लेक्चर्स में बोला हुआ है एकदम डिटेल्स में, फाइनेंसिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस। उनमें जो डिविडेंड डिसीजंस है वो हमारा करंट चर्चा का विषय है, दैट इज आवर करंट टॉपिक। फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कैश फ्लो में बात करते हैं, दूसरा चैप्टर्स में इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशंस किया गया है। लेकिन अभी हम लोग कहाँ हैं? अभी हम लोग सर थ्योरीज ऑफ डिविडेंड डिसीजंस में हैं, जिसमें कुछ फेमस थ्योरीज हैं जो डिविडेंड डिसीजंस में या डिविडेंड पॉलिसी में कंपनीज को दिशा दिखाया, रास्ता दिखाया, ठीक है, कंपनी का वैल्यूएशन करने में हेल्प किया, कंपनी का एनालिसिस करने में हेल्प किया, जिसमें एमएमए का अप्रोच है, वाल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, ट्रेडिशनल थ्योरी है और लिंटर मॉडल है। तो कल मैंने एमएम बताया, वाल्टर भी बताया, एमएम का क्वेश्चन भी सॉल्व किए, वाल्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, गॉर्डन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट भी जानेंगे, ट्रेडिशनल थ्योरी बताएंगे एंड लिंटर मॉडल भी बताएंगे। तो चलो देरी ना करके एक एक करके स्टार्ट करते हैं। हाँ सर, ओके, क्वेश्चन एज वेल एज कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन एज वेल एज कॉन्सेप्ट। चले चलो, बहुत सारा बात कर लिए, देखते देखते ईपीएस जीपीएस। कल तो और मज़ा आ गया था जब हम लोग आईटीसी, रिलायंस, डीमार्ट प्रैक्टिकली देखे थे, डिविडेंड देने से क्या हो रहा है और डिविडेंड ना देने से क्या हो रहा है ना, याद है ज्योति? Yes, sir. यस सर। तो सर देखो, एक बात याद रखना, डिविडेंड का जो 2 थ्योरी है ना, एक इररिलेवेंस थ्योरी,
जो का मानना है कि डिविडेंड दो ना दो वैल्यूएशन में फ़र्क नहीं पड़ता, दैट इज इररिलेवेंस। बट रेलिवेंस थ्योरी में बात किया वाल्टर, जो आप लोगों ने कल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। आज बात करेंगे गॉर्डन पे, ठीक है, जो रेलिवेंट मानता है डिविडेंड को। मतलब इनका मानना है कि डिविडेंड दो या ना दो फर्क पड़ता है शेयर प्राइस में, वैल्यूएशन पे भी, ठीक है, शेयर प्राइस पे फर्क पड़ता है डिविडेंड देने पे या ना देने पे, ठीक है, इररिलेवेंट नहीं मानते ये लोग। तो चलो देखते हैं वाल्टर 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 मॉडल कल हो चुका था, तो मैं बस आज आप लोगों को एक बार रिकॉल कराऊंगा वाल्टर मॉडल और क्वेश्चन कराऊंगा। तो वाल्टर का जो फॉर्मूला था सर, फॉर्मूला कुछ ऐसा था। आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन दिया, आई होप आप लोग घर पे ट्राई भी किए होंगे। यह वाल्टर का फॉर्मूला, वाल्टर का फॉर्मूला कुछ ऐसा है सर, मार्केट प्राइस इक्वल्स टू डी प्लस आर बाई के ई इंटू ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाई के ई, जिसमें पी का मतलब मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, ई का मतलब अर्निंग पर शेयर, डी का मतलब डिविडेंड पर शेयर, के ई का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी या रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन या डिस्काउंट रेट, एंड आर का मतलब है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मज़ा का बात यह है सर कि ये कॉन्सेप्ट जो है हम लोग कल पढ़ चुके हैं, है ना। तो और एक इंटरेस्टिंग एरिया जिसमें वाल्टर ने फोकस किया, इवन गॉर्डन ने भी फोकस किया, वाल्टर ने भी फोकस किया और गॉर्डन ने भी फोकस किया, दैट इज दिस एरिया। इसको भूलना नहीं है सब। ये जो वाल्टर का कहना है ना कि भाई ग्रोथ फर्म, कांस्टेंट कंपनी, मतलब ग्रोथ कंपनी, कांस्टेंट कंपनी एंड डिक्लाइन कंपनी, मतलब जिस कंपनी का बिजनेस डिक्लाइन करता है उसका डिविडेंड के साथ क्या कॉन्सेप्ट है, डिविडेंड पे आउट रेशियो में वो क्या बताते हैं, ठीक है। जिस कंपनी का कांस्टेंट ग्रोथ, मतलब ग्रोथ नहीं है, कांस्टेंट लेवल में चल रहा है, मतलब ना ही ग्रोथ है ना ही डिक्लाइन है, उसके साथ डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है। या फिर यहाँ पर बोला है सर कोरिलेशन बिटवीन साइज ऑफ डिविडेंड एंड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। सिंपल लॉजिक काम किया था, कल बताए थे आप लोगों को, अगर भूल चुके तो फिर से एक बार बताते हैं। आर ग्रेटर देन के ई, अगर बिजनेस का रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, मतलब इसका जो इक्विटी कॉस्ट है, मतलब मार्केट में कैपिटल रेज करने का जो कॉस्ट है, कैपिटलाइजेशन रेट भी बोलते हैं, डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, अगर बिजनेस का रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज़्यादा है, ठीक है, तो बिजनेस डिविडेंड नहीं देगा, बिकॉज ये रिटर्न ज़्यादा कमा रहा है, रिटर्न ज़्यादा कमा रहा है, तो वो डिविडेंड नहीं देगा। तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो कंपनी का 0 होता है, जैसे कि डीमार्ट जैसे कंपनी, ठीक है। मतलब जिस कंपनी का ग्रोथ होता है ना, वो डिविडेंड पे ना उतना ज़्यादा फोकस नहीं करेगा, इसलिए साइज ऑफ डिविडेंड के साथ मार्केट प्राइस शेयर का कोई रिलेशन नहीं दिखता, वे नेगेटिव रिलेशन दिखता है। मतलब डिविडेंड के साथ मार्केट प्राइस का नेगेटिव रिलेशन, ठीक है, मतलब डिविडेंड कम देने से मार्केट प्राइस शेयर ज़्यादा होता है, ऐसा बात, ठीक है। इसका ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 है। कांस्टेंट में क्या होता है, रिटर्न और कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम, इसमें रिलेशन कुछ नहीं होता, नो कोरिलेशन, ना तो नेगेटिव ना ही पॉजिटिव, जितना पे आउट रेशियो होगा पूरा रेशियो ही ऑप्टिमम माना जाता है। एंड डिक्लाइन सिचुएशंस में क्या होता है, बिजनेस का रिटर्न और कॉस्ट ऑफ इक्विटी में रिटर्न कम, इक्विटी का खर्चा ज़्यादा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा, ऐसे केसेस में डिविडेंड ज़्यादा देने से शेयर प्राइस मेंटेन हो पाता है, बिकॉज तभी शेयर होल्डर आपको बिलीव करेगा अगर आप उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट का पार्ट देते रहोगे। इसीलिए 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो, मतलब जो कंपनीज डिक्लाइन सिचुएशंस में जाता है और अगर उसको बिजनेस में शेयर होल्डर का भरोसा चाहिए होता है तो उसको 100% डिविडेंड पे आउट करना होता है एज पर वाल्टर, ठीक है। तो इसलिए वाल्टर ने अपना ये कॉन्सेप्ट भी आपको बताया था कि मतलब ग्रोथ कंपनी, कांस्टेंट कंपनी, डिक्लाइन कंपनी। इवन इसके बेसिस में लास्ट क्लास में आपको आईटीसी, रिलायंस, डीमार्ट इस तरह का समझाया गया था, आई होप याद है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है सर पूरा समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा समझ आ रहा है, तो प्लीज़ कल का क्लास फिर से देखो एक बार। अच्छा, इसी तरह से हम लोग वाल्टर का मॉडल का एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों देखा था। एक क्वेश्चन था सर, चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सर XYZ लिमिटेड अर्न्स ₹10 पर शेयर, डिस्कस कर देते हैं वाल्टर का बात करते करते। XYZ लिमिटेड 10% पर शेयर में अर्निंग कर रहे हैं, कैपिटलाइजेशन रेट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर 10% एंड 12% रेस्पेक्टिवली। ध्यान से सुनिएगा बात को। XYZ लिमिटेड 10% पर शेयर में अर्निंग करता है,
इसका कैपिटलाइजेशन रेट मतलब बेसिकली KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% बताया जा रहा है, ठीक है, या 12% रेस्पेक्टिवली। कैपिटलाइजेशन रेट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब KE इज 10% एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 12%, ठीक है। सो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है एज पर वॉल्टर व्हाट इज द डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड द प्राइस ऑफ द शेयर एट द पे आउट। शेयर का दाम क्या होगा और डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा। इसमें आपको क्या यूज करना चाहिए, वॉल्टर यूज करना चाहिए, बिकॉज वॉल्टर मॉडल का जो जो डेटा है वो आपको सारा यहाँ मिल जाएगा। तो वॉल्टर का डेटा क्या है, इसके लिए आपको वॉल्टर का ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। एग्जाम सिचुएशंस में ये फॉर्मूला आपको बड़ा काम आएगा। लेकिन ये फॉर्मूला कैसे बना वॉल्टर ने, आपको मैंने कल बताया था। P फॉर क्या है सर, मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर्स। E फॉर क्या है सर, अर्निंग पर शेयर। D फॉर क्या है सर, डिविडेंड पर शेयर। KE मतलब क्या है सर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन एंड डिस्काउंट रेट। एंड R क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। किसी भी शेयर का या किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस का, कंपनी या फार्म या बिजनेस जो भी बोलो, हर बिजनेस का एक अपना रिटर्न देने का ताकत होता है, हर बिजनेस का। तो उसका जो अंदरूनी ताकत है ना, वो उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो क्वेश्चन हमारे सामने अभी है, क्या आपको इस क्वेश्चन में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दिख गया सर? यस। और क्या आपको बिजनेस का कैपिटलाइजेशन रेट दिख गया? यस, ठीक है। तो जो जो डेटा चाहिए सब मिल गया, है ना। अच्छा, क्या मुझे आप बता सकते हो कि इसका, इस बिजनेस का XYZ लिमिटेड का रिटर्न मतलब ये ग्रोथ फॉर्म है कि कांस्टेंट है कि डिक्लाइन है, क्या लगता है? क्वेश्चन पढ़ के बताओ। ये जो XYZ लिमिटेड है ये कांस्टेंट कंपनी है, ग्रोथ कंपनी है या फिर डिक्लाइन कंपनी है? जल्दी बोलो। ग्रोथ। कैसे पता चला? R greater than KE। R ग्रेटर देन KE कैसे? ऐसा क्यों? रेट 10% है यस, और रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 12% है। थैंक यू सर, थैंक यू। रिटर्न है 12% का, इक्विटी है 10% का, तो 12% इज ग्रेटर देन 10%। तो जो बिजनेस ग्रोथ है, जो कंपनी ग्रोथ सिचुएशंस में होता है, उसका डिविडेंड पेमेंट, ऑप्टिमम डिविडेंड पेमेंट क्या होना चाहिए एज पर वाल्टर? 0 होना चाहिए ना सर। उसका डिविडेंड पे आउट 0 होना चाहिए ना। क्या समझ में आया कि नहीं आया? वाल्टर भी यही कहता है। और आपको मैं अगर चलो देखते हैं, टिकट टेप में लेके चलते हैं। जो कंपनी ग्रोथ स्टेज में होते हैं, जैसे कि एक कंपनी का नाम, डीमार्ट का नाम याद आ गया, कल भी बताए थे, आज भी बता देते हैं। लास्ट 5 ईयर्स में अगर मैं डीमार्ट चेक करूं, बिजनेस का ग्रोथ ही दिख रहा है सर। एवेन्यू सुपरमार्ट्स बिग बाजार मॉडल का बिजनेस है सर, ठीक है। लास्ट 5 साल में कंपनी ग्रोथ ही ग्रोथ, ऐसे 2017 में आया है सर। ये जो भी डेटा है इसका फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स। 300 में लिस्टेड हुआ था, मतलब IPO प्राइस था, लिस्टिंग डे में 632, और उसके बाद और रुका नहीं, चलता गया चलता गया चलता गया। सर कहना क्या चाहते हो? फाइनेंशियल्स में चलते हैं, इसके इनकम रेशियो में चलते हैं, इनकम के डिटेल्स में, और आपको मैं डिविडेंड दिखाता हूँ। ऐसे अगर आप देखो, इसका जो एनालिसिस दिया गया है, डिविडेंड रिटर्न अट्रैक्टिव है या नहीं है? स्टॉक डज नॉट ऑफर अट्रैक्टिव रिटर्न। लास्ट 4-5 साल में जब से ये स्टॉक मार्केट लिस्टेड हुआ है, कंपनी डिविडेंड देखो सर एक बार, क्या बता रहा है सर? हेलो, इसका डिविडेंड सिनेरियो क्या है? 0 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जल्दी बोलो। हेलो, सर 0 ना। सिमिलरली जब मैं आपको ITC बताया था, ITC का लास्ट 5 ईयर्स में ग्रोथ है क्या? नहीं, बिजनेस में ग्रोथ नहीं है 5 साल में। लेकिन क्या कंपनी डिविडेंड रिटर्न देता है? यस। ये थोड़ा बहुत कांस्टेंट सिचुएशंस में है। ITC को मैं डिक्लाइन नहीं बोल सकता। दिस इज नॉट अ डिक्लाइनिंग बिजनेस, इट्स अ कांस्टेंट टाइप ऑफ बिजनेस। मतलब करेंटली रुक गया, आगे। हाँ बोलो सर। अभी रिसेंटली ना वो ट्रीडेंट कंपनी है ना, उसने डिविडेंड दिया, मेरा था होल्डिंग उसमें। अच्छा, ट्रीडेंट, चलो प्रिया ने बताया तो मैं ट्रीडेंट पे चलता हूँ। ट्रीडेंट लिमिटेड, हाँ सर।
ओके, इसका एनालिसिस देखते हैं। ट्रीडेंट मैंने का खरीदा था 19 रुपए में, आप 19 में परचेस किया था। 19। ओके, क्या बिजनेस करता है ट्रीडेंट, किस चीज़ का सर बिजनेस करता एक्चुअली ये मुंबई का कंपनी है, बेडशीट ये सब मैन्युफैक्चर करता है और पूरे इंडिया में सप्लाई करता है, और अभी है? इसका मतलब बेडशीट, रिसेंटली प्लान है कि फॉरेन में भी करेगा। बेडशीट वगैरह। हाँ, बेडशीट लाइक टॉवेल मतलब ये सब मैन्युफैक्चरिंग करता है। ओके, ठीक है। तो इसका जो बिजनेस सिस्टम है, अगर आप इसका डेटा देखो प्रीवियस कुछ ईयर्स का, इसका फाइनेंशियल्स चेक करते हैं, इसका डिविडेंड कॉन्सेप्ट मोटा मोटी है सर। देखो 0.36, 0.36, 0.36, 0.30, 0.15 थोड़ा बहुत डिविडेंड देता है, ठीक है। ऑफर्स गुड डिविडेंड रिटर्न्स, ठीक है, अट्रैक्टिव नहीं बट डिविडेंड देता है, ठीक है। जैसे आपने एवेन्यू में क्या देखा, एवेन्यू सुपरवर्ल्ड में ये, लेकिन इस बिजनेस का अगर मैं ग्रोथ देखूं, अगर इसका मैं ग्रोथ देखूं तो ग्रोथ का क्या हालत है इसका। ओवरव्यू में चलते हैं, लास्ट 1 साल में कंपनी अच्छा ग्रोथ दिया है मेरे को पता है, बट इसका जो ग्रोथ चालू हुआ है सर, ये रिसेंटली हुआ है। मतलब अगर 5 साल का डेटा देखा जाए, हुआ है सर, ये आपका 2-3 महीने के अंदर ज्यादा हुआ है। यस, जो भी हुआ है लेटेस्ट में हुआ है, पहले नहीं हुआ था, है ना। तो ये सिनारियो देखो आप, हाँ, डिविडेंड हाल फिलहाल में डिविडेंड, मतलब इसका डिविडेंड है, मोटा मोटी डिविडेंड है, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन आप जब एवेन्यू सुपरमार्ट देखें, इसका डिविडेंड भी, इसका डिविडेंड है ही नहीं। और जैसे मैं आपको आईटीसी बोलता हूँ, आईटीसी इज ए गुड कंपनी, बट डिविडेंड ये अच्छा खासा देता है हमेशा। कोल इंडिया भी है, वो भी अच्छा खासा डिविडेंड देता है। कोल इंडिया का तो भयंकर डिविडेंड है, भयंकर डिविडेंड देता है कोल इंडिया। कल भी दिखाया था ये सब पॉइंट में, मैं कल भी डिस्कस किया था। कोल इंडिया का फाइनेंशियल्स में चलते हैं, इसका डिविडेंड देखो, देख रहे सर, 16 डिविडेंड पर शेयर, 12, 13, 16.50, भयंकर डिविडेंड है इसका। अगर कोल इंडिया का ग्रोथ देखोगे, कोल इंडिया का ग्रोथ देखोगे तो ये ग्रोथ अगर 5 साल में ग्रोथ देखो, ग्रोथ तो छोड़ो, डिक्लाइन है। 5 साल में कंपनी का शेयर प्राइस डिक्लाइन है। शेयर प्राइस तभी डिक्लाइन करता है जब बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है ना सर। सर कहने का मतलब क्या है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है। तो ये बिजनेस टू बिजनेस वैरी करेगा। वाल्टर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैच कर रहा है ना, वाल्टर कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। तो जहाँ पर आर ग्रेटर देन के ई है, मतलब रिटर्न अगर अच्छा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, डिविडेंड ऑप्टिमम जो है वो 0 होगा, ये तो आपको पता चल ही गया डीमार्ट से, है ना। अकॉर्डिंगली वैल्यू ऑफ शेयर्स, और भी कंपनीज है, तो ऐसे बोलते जाऊंगा ना तो सिर्फ कंपनी एनालिसिस ही होगा, लेकिन डिविडेंड पॉलिसी मुझे आज कंप्लीट करना है। अच्छा, अकॉर्डिंगली वैल्यू ऑफ शेयर्स, तो अभी वाल्टर का फॉर्मूला क्या है, मार्केट प्राइस इक्वल्स टू डी प्लस आर बाई के ई इंटू ई माइनस डी। ये थोड़ा सा याद रखने वाला चीज़ है सर, इस पे मैं आपको ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता, ये थोड़ा सा याद रखना ही पड़ेगा, लेकिन समझ के याद रखोगे तो याद रहेगा। बिकॉज वाल्टर मॉडल में वो क्या क्या मांगता है आपसे, वो आपसे डिविडेंड मांगता है, तो आपका डिविडेंड हो गया 0, ठीक है। वो आपको आर मांगता है, आर क्या है सर, 0.12, ठीक है। वो आपसे के ई मांगता है, के ई कितना है सर, 0.10, ठीक है। अच्छा, वो आपसे अर्निंग मांगता है, ई फॉर व्हाट, एज पर वाल्टर ई का मतलब क्या है सर, अर्निंग per share. अर्निंग पर शेयर, ये देखो अर्निंग पर शेयर, ठीक है। सब पहले ही बोल दिया, आपको पता होना चाहिए किस मॉडल में कौन सा पॉइंट क्या डिनोट करता है, ठीक है, तभी जाके आप समझ पाओगे क्वेश्चन करने के टाइम पे। सो ई इक्वल्स टू 10, तो यू गेट ऑल द डेटा, तो जस्ट पुट इट हियर। तो क्या मिला सर आपको, 120। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है सर, अब कैलकुलेशन तो मैं नहीं बताऊंगा अभी ना आपको, कैलकुलेशन बता के क्या करेंगे। तो इसको पुट करोगे, और डिविडेंड क्या है, 0 है, डिविडेंड इक्वल्स टू 0 है, बिकॉज ग्रोथ फार्म है। सो यू हैव टू फाइंड आउट कि इज दिस बिजनेस ग्रोथ बिजनेस, कांस्टेंट है, डिक्लाइन है, वट एवर बी दी सिचुएशन, आपका जवाब ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो कितना हो गया मार्केट प्राइस पर शेयर 120। तो आपको डिविडेंड मॉडल से या फिर इन्वेस्टमेंट रिटर्न वगैरह से वाल्टर मॉडल यूज करके आपको प्राइस पर शेयर मिल गया है ना, इसका मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होना चाहिए। नाउ देयर इज an interesting fact. The optimality of the above payout ratio can be proved by using 25%, 50% and 75% and 100% as payout ratio. सर क्या है,
अगर मानो कि कोई कंपनी बोलता है कि मैं 25% पे आउट रेशियो करूंगा, ठीक है, जैसे कि लाइक ट्रिडेंट जैसा बहुत ज़्यादा नहीं 25% पे आउट रेशियो करेगा, मतलब सिस्टम कुछ ऐसा काम करेगा, डिविडेंड जो है वो जो अर्निंग पर शेयर है उस पर डिविडेंड का जो परसेंटेज है 25% करेगा, मतलब 10 पे 25, मतलब फेस वैल्यू मान के चलते हैं 10, तो फेस वैल्यू पे अगर 25% है मतलब 10 इज स्टैंडर्ड रेट ना सर, तो फेस वैल्यू 10 है तो 25% मतलब 2.5, ठीक है, फेस वैल्यू अगर 10 है तो 50% मतलब डिविडेंड इज 5, फेस वैल्यू अगर 10 है तो 75% मतलब 7.5, और फेस वैल्यू अगर 100% है तो मतलब 10% का 10% दे रहा है तो 10, ठीक है। तो इस तरह से 100% पे आउट रेशियो। अब कहना क्या चाहते हैं, जैसे आपको मैं कल समझा था कि अगर फेस वैल्यू 1 रुपी है, अगर मानो फेस वैल्यू 1 है और डिविडेंड बताया जा रहा है 10%, इसका मतलब कितना परसेंट डिविडेंड है, 1000%। जब 1 रुपी फेस वैल्यू होके 10% पर शेयर डिविडेंड कोई कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, तो वो 1000% डिविडेंड हो जाएगा। सर कैसे, ये चीज मैं आपको कल समझाया था, फिर से याद दिला देता हूँ एक बार। आईटीसी डिविडेंड मनी कंट्रोल में दिखाया था आपको, इवन आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा आईटीसी का, आईटीसी 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 आईटीसी। अच्छा ठीक है, मनी कंट्रोल में पहले देख लेते हैं। 1075% का 1075% का क्या निकला था, डिविडेंड पे आउट रेशियो, मतलब बेसिकली परसेंटेज, डिविडेंड परसेंटेज। ये देखो, ये रहा, इसका फेस वैल्यू पहले देख लेते हैं। इसका फेस वैल्यू है 1, कहाँ मिलेगा, टेक्निकल्स न्यूज़ फाइनेंशियल्स में मिलेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जस्ट लुक एट हियर, 1075% इक्विटी डिविडेंड अमाउंटिंग 10.75 पर शेयर, तो इसका 10.75 फेस वैल्यू 1 है, तभी 10.75 अगर पर शेयर में कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है तो 1075% इक्विटी डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है। तो इस तरह से, जैसे कि ये 2 बार डिविडेंड दिया है 2021 में, एक इंटरिम और एक फाइनल, जिसमें इंटरिम में 5% डिविडेंड दिया था, फाइनल में 5.75, तो फाइनल हुआ था 575% और इंटरिम हुआ था 500%, तो कुल मिला के हुआ था 1075%। ऐसा प्रीवियस ईयर्स में भी ऐसा ही कुछ ना कुछ होता गया। तो देखो कंपनी अपना फेस वैल्यू 10 भी रख सकता है, 1 भी रख सकता है, तो स्टैंडर्ड क्या है 10, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे, अभी डिविडेंड जो है उसको 10 के हिसाब से 25% अगर पे आउट रेशियो है तो इसको बस डिविडेंड की जगह 2.5 आ जाएगा, ठीक है। जहाँ डिविडेंड यहाँ 0 था ये 2.5 आ जाएगा। तो जब भी आप डिविडेंड पे कर रहे हो, ठीक है, आपका शेयर प्राइस गिर रहा है सर, क्या आपको दिखाई दिया सर, जैसे ही आपने डिविडेंड पे किया आपका शेयर प्राइस 115 हो गया, कुछ समझ में आया, ये वाला खेल कुछ समझ में आया, बताओ ना, है ना। अच्छा अब क्या लग रहा है, जब 50% देगा तो और कम हो जाना चाहिए ना, हाँ देखो, जब कंपनी 50% डिविडेंड पे करेगा, मतलब 10% के हिसाब से अगर 50% मतलब 5, तो डिविडेंड की जगह 5 पुट कर दो बस, क्या प्राइस हो गया 110। जब शेयर 75% पे करेगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 75% हो जाता है 105, डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 100% हो जाता है, शेयर प्राइस क्या दिख रहा है 100। तो एक चीज ख्याल किया आपने, आपका डिविडेंड जितना बढ़ रहा है आपका शेयर प्राइस उतना गिर रहा है। एज पर वाल्टन मॉडल, डिविडेंड जितना इंक्रीज कर रहे हो आप, शेयर प्राइस आपका मार्केट प्राइस पर शेयर उतना क्या हो रहा है सर, डिक्लाइन कर रहा है। ये सोच कुछ इस तरह का काम कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होता है सर कि मार्केट का मानना है कि जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता है, ठीक है, डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद स्टार्टिंग में, सीरियसली ऐसा रियल में भी होता है, जब भी आप देखना कि मार्केट में जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया ना, मार्केट में शेयर मतलब जो स्टार्टिंग में ना जो शेयर प्राइस होता है ना, रियल में भी मैं देखा इस तरह का, शेयर प्राइस पहले डिक्लाइन कर जाएगा। क्यों, बिकॉज मार्केट ऐसा सोचता है कि डिविडेंड देने के कंपनी के पास क्या हो गया, जैसे ही कंपनी डिविडेंड दे दिया, जो कंपनी अपना कैपिटल का जो हिस्सा, जो रिटेन अर्निंग या रिजर्व, जैसे ही कंपनी उसको डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया,
कंपनी के पास बिजनेस करने के लिए वो पैसा और नहीं रहा, है ना सर? आप बात को समझे। कंपनी जब पर शेयर में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, क्या कंपनी का कैपिटल कम नहीं हो जाएगा? हेलो, का मतलब है बिजनेस करने का कैपिटल। जो आप जैसे मानो इस केस में आपने 2.5 करके पर शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो कंपनी अपना प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, कंपनी का प्रॉफिट जब शेयर होल्डर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो क्या कंपनी का कैपिटल डिक्लाइन नहीं करेगा? अरे अरे बोलो ना, ये सुनो, मतलब इतना दिन उसके पास पैसा बिजनेस करने के लिए जो पैसा हो रहा था, अगर वो डिविडेंड दे देगा तो उतना पैसा रहेगा? ये सुनो, नो सर। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, इसमें अगर आप प्रॉफिट करते हो, से फॉर एग्जांपल आप 500 टका प्रॉफिट किए, अगर ये 500 टका प्रॉफिट, जैसे मानो कि आप लोग 3 शेयर होल्डर हो, ए बी सी, तो 500 टका में से अगर ए को 100 चला गया, बी को 100 चला गया, सी को 100 चला गया, ठीक है, इस तरह से अगर वो शेयर होल्डर को 300 टका दे दिया, ठीक है, जो प्रॉफिट का पार्ट था, ये क्या हो रहा था, कंपनी का मानो 10,000 का कैपिटल है, ठीक है, बैलेंस शीट में कंपनी के पास कैपिटल है 10,000, कैपिटल 10,000 है, ये प्रॉफिट इसमें क्या होता, ऐड होता 500 टका, बट क्या आप 500 टका ऐड कर पाएगा कैपिटल में? 300 तो चला गया, तो कितना ऐड कर पाएगा? 200, तो कंपनी का जो कैपिटल है वो कम नहीं हो जाएगा, है ना? तो ये शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट में ये कॉन्सेप्ट काम करता है सर। स्टार्टिंग में डिविडेंड देने के बाद शेयर प्राइस में डिक्लाइन आता है, लेकिन कुछ देर बाद जो लोगों को डिविडेंड नहीं मिला, ध्यान से सुनना बात, ठीक है, जैसे मानो अचानक खबर मिला, जैसे प्रिया ने बताया ना कि सर ट्राइडेंट में मुझे डिविडेंड दिया, अब मेरे को मानो कि मेरे को ऐसा लगा कि अच्छा ये ट्राइडेंट ने डिविडेंड दिया, मेरे पास तो नहीं था, तो फिर प्रिया को डिविडेंड मिला, तो शायद मैं भी अगर होल्ड करूं तो नेक्स्ट ईयर शायद मुझे भी डिविडेंड मिलेगा। अरे अब बात समझ रहे हो? तो क्या होगा, इसका खरीदारी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्टार्टिंग में डिविडेंड के कारण शेयर प्राइस कम होता है, लेकिन उसके बाद थोड़ा लॉन्ग टर्म में यही शेयर का खरीदारी भी बढ़ जाता है। क्यों? इसी सोच के साथ शेयर होल्डर उसमें फिर से इन्वेस्ट करता है ताकि उनको फिर से डिविडेंड मिले, समझे? और जैसे ही शेयर में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, वैसे ही शेयर का प्राइस इंक्रीज करना चालू कर देगा। पॉइंट समझ में कुछ आ रहा है? शेयर मार्केट में शेयर का ग्रोथ के पीछे का रीजन, और डिविडेंड इसमें क्या रोल प्ले करता है। ऐसे जो लोग बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पढ़े हो, उसमें बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में ये डिविडेंड का ये कहानी मैं समझाया था, अगर किसी को याद है। इतना डिटेल्स तो नहीं बोला मैंने, बट डिविडेंड देने के बाद स्टार्टिंग में जो होता है, जैसे वॉल्टर ने दिखाया, एग्जैक्टली यही पॉइंट डिस्कशन हुआ था। अगर भूल गए तो देख सकते हो, डिविडेंड का स्पेशल डिस्कशन, इकोनॉमिकल मतलब सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स अंडर शेयर मार्केट, ऐसे बोल के हुआ था। अच्छा, ये एक क्वेश्चन देखते हैं, चलो। ये कुछ फॉलोइंग फिगर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड ने 30 लाख का प्रॉफिट किया। आउटस्टैंडिंग 12% प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी के पास है 100 लाख का। प्रेफरेंस शेयर है 100 लाख का, जिसका इंटरेस्ट है, मतलब डिविडेंड है, इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे, प्रेफ डिविडेंड, हाँ प्रेफ डिविडेंड है 12%। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 3 लाख का। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 20% का। कॉस्ट ऑफ कैपिटल या KE है 16% का। कंप्यूट द approximate dividend payout ratio so as to keep share price at ₹42 by using Walter model। शेयर प्राइस को 42 रखना है और आपको वाल्टर मॉडल यूज करना है। हेलो, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया सर? तो फटाफट कुछ जवाब दे दो सर। नेट प्रॉफिट कितना किया? 30 लाख। प्रेफरेंस डिविडेंड को कितना देना है? प्रॉफिट जो होगा दैट इज कॉल्ड एक्चुअली EBIT। EBIT से सबसे पहले क्या करेंगे? प्रेफरेंस वाले को दे देंगे ना।
EBIT से प्रेफरेंस वाले को दे दो, जो बचेगा वो अर्निंग फॉर इक्विटी होल्डर होगा। तो EBIT से सबसे पहले प्रेफरेंस वाले को दे दिया सर। ये सब आप लोग जानते हो, तभी मैं फटाफट बता रहा हूँ। अरे सर जानते कि नहीं जानते, जल्दी बोलो। लेवरेज किया, कैपिटल स्ट्रक्चर किया, इजी है ना? हेलो, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। क्या मेरा आवाज आ रहा है? Yes, sir. ओके सर, इजी है ना ज्योति? ये सब हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। EBIT Yes. से प्रेफरेंस वाले को सबसे पहले दिया जाता है, और उसके बाद जो बचता है স্যার ওটা প্যাট হবে না? कौनटा? ওই ইবিআইটিটা প্যাট। ओ सॉरी, EBIT नहीं, इसको पैट ही बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। इंटरेस्ट टैक्स तो चला गया, हम सॉरी। यस सर, यस, दिस नेट प्रॉफिट इज पैट एक्चुअली। बिल्कुल सही बोला रोशनी, ये मौसमी तुमने। EBIT से एक्चुअली इंटरेस्ट दे दिया, वेरी गुड वेरी गुड, टैक्स दे दिया, तब जाके मेरे को नेट प्रॉफिट मिला, एंड दिस नेट प्रॉफिट इज एक्चुअली पैट। यस, आई एम रॉन्ग, सॉरी, मैंने EBIT बोल दिया था। यहाँ से प्रेफरेंस वाले को 12 दे देंगे, ठीक है, और फिर जो बचा है वो अर्निंग फॉर इक्विटी है। अब अर्निंग पर शेयर कैसे मिलेगा? दिस 18 को अगर आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे, तो कंपनी के पास कितना नंबर ऑफ शेयर्स है? सब लाख में है ना, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 3 लाख, और इसके पास इक्विटी शेयर अर्निंग फॉर इक्विटी है 18 लाख, तो 18/3 मतलब अर्निंग पर शेयर कितना हो गया? 6%। EPS निकल गया सर, हेलो, EPS निकल गया। इसी तरह से देखो ना, यहाँ पर बहुत सारा कंपनी ने अपना EPS दे के रखा है आपको। लुक एट हियर, ये देखो, ट्राइडेंट का EPS देखो 0.60, कोल इंडिया का EPS देखो, कोल इंडिया का EPS देखो, सेम कॉन्सेप्ट में बना हुआ होता है। कोल इंडिया का अर्निंग पर शेयर देखना सर, 20.61 पर शेयर में अर्न करता है कोल इंडिया, ठीक है। काफ़ी मोनोपोली कंपनी है, ठीक है, अर्निंग ज़्यादा होगा ही, लेकिन वो मार्केट सिनेरियो, कॉस्टिंग, बहुत कुछ मैटर करता है, ठीक है। उसके लिए आपको पूरा बैलेंस शीट समझना पड़ेगा, बट अभी मैं फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, हम लोग अभी डिविडेंड डिसीजंस पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो अर्निंग पर शेयर निकल गया, तो लेट द डिविडेंड पर शेयर क्या करना चाहिए? डिविडेंड पर शेयर 43 होना चाहिए टू गेट शेयर प्राइस, सॉरी, डिविडेंड पर शेयर क्या होने से आपका शेयर प्राइस 42 होगा, है ना। ये पूछा था कि भाई शेयर प्राइस को 42 रखना है तो क्या डिविडेंड करोगे, ठीक है। डिविडेंड पे आउट रेशियो को क्या करने से? कंप्यूट द अप्रॉक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो, ताकि आपका शेयर प्राइस 42 रहे। तो बस फॉर्मूला पुट करो, P = D + R/KE × E - D होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। समझ में आ गया? अभी आपको क्या क्या पता है सर? यू नो द प्राइस 42 आपको पता है, डिविडेंड आपको नहीं पता, रिटर्न कितना है इस बिजनेस का? इस बिजनेस का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? कौन बताएगा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 20%, दिख गया ना, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 16%, दिखाई दिया क्या? हेलो, 20% 16%, क्लियर ना? क्या रे? यस तो सर। 0.20 0.16, अर्निंग कितना है 6, डिविडेंड नहीं पता, होल डिवाइडेड बाय KE कितना है 0.16, जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका डिविडेंड निकल के आता है 3.12, 3 टाका 12 पैसा, ओके, 3 टाका 12 पैसा, 3 रुपीज 12 पैसा हो गया। शेयर प्राइस वैसे की वैसा ही रहेगा, शेयर प्राइस को सेम रखना है, शेयर प्राइस में नो चेंजेस, शेयर प्राइस में नो चेंजेस, शेयर प्राइस को 42 रखना है, तो डिविडेंड कितना देना पड़ेगा एज पर वाल्टर? 3 टाका 12 पैसा। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या हो गया? DPS/EPS, डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला जान लो, ठीक है। DP रेशियो का फॉर्मूला देख लो, DP रेशियो का फॉर्मूला होता है DPS/EPS × 100। यहाँ पर देखना, इस तरह ये सब में, ये देखो पे आउट रेशियो बताता रहता है, ये देखो DPS/EPS × 100 करके देखो, मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी बना हुआ है, कुछ डिटेल्स में भी मिसिंग हो सकता है,
but concept is like this: DP ratio, DPS by EPS into 100. So what is the DPS? 3.12. What is the EPS? 6. What is the into 100 मतलब? तो फिर डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हो गया? 52%. डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या हो गया सर? 52%. क्लियर हुआ सर? बोलो. रिक्वायर्ड डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 52%. वाल्टर समझ में आ गया सर? क्या रे? बस ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा सर. थोड़ी सी मेहनत. जैसे कल एमएम पढ़े थे, एमएम के लिए क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, और वाल्टर के लिए क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपको समझना पड़ेगा. इसमें मार्केट प्राइस पर शेयर इंपॉर्टेंट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, ईपीएस इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंपॉर्टेंट है. बस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके ऊपर जिसने फोकस किया, अगर आपको ये रिमेंबर होता है तो फॉर्मूला भी रिमेंबर हो जाएगा. बोल रहे बोझा गालो कि ना? वाल्टर बोझा गालो. Yes, sir. ओके, नाउ मूव ऑन टू गॉर्डन. ठीक है, गॉर्डन मॉडल पे बात करें. ठीक है, गॉर्डन मॉडल पे बात करते हैं. ये वाल्टर और गॉर्डन दोनों सेम सुर पे गाना गाया है. सर ये क्या बात हुआ, सेम सुर में गाना? अरे सर हम लोग बोलते हैं ना एक ही सुरे गाई, तो काइंड ऑफ दैट. दोनों रेलिवेंट थ्योरी में बात करते हैं. दोनों जिस थ्योरी पे बात करते हैं बोथ आर मतलब बोथ वर्किंग फॉर रेलिवेंस थ्योरी. एमएम जो है वो इररेलेवेंस थ्योरी में बात किया, बट वाल्टर एंड गॉर्डन दोनों रेलिवेंस थ्योरी में बात किया. सो व्हेन वी टॉक अबाउट गॉर्डन्स मॉडल में डिविडेंड इज रेलिवेंट एंड डिविडेंड पॉलिसी ऑफ ए कंपनी अफेक्ट्स इट्स वैल्यू. जैसे एमएम ने क्या बताया था कि डिविडेंड पॉलिसी कंपनी के वैल्यू पे इफेक्ट नहीं करता, बट वाल्टर और गॉर्डन दोनों आपको समझा रहा है कि डिविडेंड मॉडल या डिविडेंड पॉलिसी कंपनी के शेयर प्राइस पे, कंपनी के वैल्यू पे इफेक्ट करता है. तो गॉर्डन ने क्या क्या एजम्पशंस लिया, चलो देख लेते हैं एजम्पशंस क्या क्या है गॉर्डन का. अगर कुछ भी सवाल हो कर लेना. दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशंस. फर्म इज एन ऑल इक्विटी फर्म. सर वास्तव में ऐसा संभव बहुत कम है कि बिजनेस में कोई डेब्ट नहीं है, कोई लोन नहीं है, ऐसा वास्तव में बहुत मुश्किल है. ऐसा कंपनी रिसेंट ट्रेंड में जीरोधा हुआ है. जीरोधा स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, स्टॉक मार्केट लिस्टेड नहीं है सर, इट्स अ ब्रोकिंग कंपनी. तो इसका डिटेल्स तो हमें नहीं मिलेगा बिकॉज पब्लिक कंपनी नहीं है ना सर. रिसेंट पास्ट में मुझे यही कंपनी का नाम याद आया, जीरोधा. ये करेंटली बहुत वैल्यूएशन बनाया अपना. जीरोधा का वैल्यूएशन बहुत हुआ है सर, बट इसका सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है जानते हो? जीरोधा का ये एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, शेयर ब्रोकिंग कंपनी. अभी इंडिया का लार्जेस्ट मतलब ब्रोकिंग कंपनी है, और ये डिस्काउंट ब्रोकर है. जीरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड इज एन इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी ऑफरिंग रिटेल ब्रोकरेज, करेंसीज एंड कमोडिटीज, म्यूचुअल फंड्स एंड बॉन्ड्स. Founded in 2010, the company is headquartered in Bangalore. Okay, headquartered in Bangalore. Valued over $1 billion. It is largest brokerage firm in India. Very active client base. Client base में नंबर 1 है. लेकिन इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ जानते हो? बिकॉज ये रिसेंट ट्रेंड में बना हुआ ऐसा कंपनी है जिसको बूटस्ट्रैप कंपनी बोलते हैं. मतलब मार्केट से किसी भी तरह का फंड के बिना, किसी भी तरह का लोन के बिना ये कंपनी अपने आप को बनाया है. इट्स रियली डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट. बेसिकली अपना ही अंदर टीम ऐसा कुछ था जिन्होंने कुछ ना कुछ बना के दिया. ठीक है, तो इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट इतना फेमस हुआ है. अभी $1 बिलियन का वैल्यूएशन बन गया इसका. सेल्फ एसेस वैल्यूएशंस $1 बिलियन. यूनिकॉर्न है अभी, मतलब स्टार्टअप में बहुत ही अच्छा खास कुछ किया है. ठीक है, सो कहने का मतलब है लेकिन रियल में ऐसा कंपनी ढूंढ पाना बहुत मुश्किल का काम है सर. ठीक है, कि जिसका डेब्ट ना हो. ठीक है, कोई बात नहीं कि डेब्ट फ्री कंपनी ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है. जैसे रिलायंस का डेब्ट था, बट वो रिलायंस अभी सारा का सारा लोन रीपे कर दिया है, ऐसा लास्ट में उनका लास्ट रिपोर्ट में उन्होंने बताया था. मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का बात किया. IRR विल रिमेन कांस्टेंट, मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है ना बिजनेस का, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न,
मतलब बिजनेस के अंदर छुपा हुआ रिटर्न, जो बिजनेस आपको एक्चुअली रिटर्न देता है। देखो ये कांस्टेंट, ये वास्तव में बहुत मुश्किल लगता है मुझे कि रिटर्न ऑन बिजनेस कांस्टेंट, बट जो भी हो गॉर्डन के assumptions है, यू हैव टू अंडरस्टैंड चेंज इन IRR विल चेंज द ग्रोथ रेट एंड कंसिक्वेंटली द वैल्यू विल बी अफेक्टेड। अगर IRR चेंज हो जाएगा तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, इसलिए इनका assumptions है कि IRR को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, कुछ सोच के तो कोई भी चीज़ को करना पड़ता है ना सर, अगर हर चीज़ को वेरिएबल कर दे तो मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए गॉर्डन कुछ ऐसे बता रहे हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज चेंज इन डिस्काउंट रेट, मतलब मार्केट का जो कैपिटल उठाने का खर्चा है उसे भी चेंज नहीं करेंगे, उसको भी प्रेजेंट वैल्यू में कांस्टेंट रखेंगे। रिटेंशन रेशियो दैट इज बी, रिटेंशन रेशियो once decide upon is constant, that is constant dividend payout ratio will be followed। सेम रेशियो पे आउट करेंगे, सेम रेशियो में डिविडेंड देते जाएंगे। ठीक है, जो शायद वास्तव में हमेशा पॉसिबल नहीं है। तो ग्रोथ रेट के बारे में इनका मानना है, ग्रोथ रेट इक्वल्स टू क्या हो गया, G फॉर ग्रोथ एंड BR, B इंटू R। B फॉर क्या है, रिटेंशन रेशियो, R फॉर क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। Since retention ratio and IRR will remain unchanged and the growth, which is the function of these two variables, will remain unaffected. Cost of equity greater than growth. If KE greater than growth, this assumption is necessary and based on the principles of series of sum of geometric progressions for n number of years। ये APGP कियो ना आप लोग, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस में जो n नंबर ऑफ ईयर तक चलता है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर गॉर्डन यूज करता है। हम लोग अभी जीपी नहीं करेंगे, आप लोग किए होंगे बचपन में या फिर फाउंडेशन लेवल पे। और क्या assumptions है इनका, ऑल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स ऑफ द फर्म आर टू बी फाइनेंस थ्रू रिटर्न अर्निंग ओनली। जितना कंपनी फाइनेंस करेगा अपने बिजनेस पे, सारा का सारा अपने रिटर्न अर्निंग से करेगा, मतलब जो कंपनी के पास प्रॉफिट का पार्ट रहेगा उसी से करेगा, रिटर्न अर्निंग से, वहीं से फंड होगा, बाहर का फाइनेंस नहीं आएगा। इसलिए इन्होंने अपना फॉर्मूला कुछ ऐसा बनाया, P0 दैट इज प्राइस पर शेयर्स, E1 दैट इज अर्निंग पर शेयर्स, 1 माइनस बी मतलब पे आउट रेशियो, B फॉर क्या है, रिटेंशन रेशियो। टोटल से जितना दे दोगे, ठीक है, मतलब टोटल से जितना रिटर्न करोगे बाकी दे देना है, मतलब B फॉर रिटेंशन है, मतलब रिटर्न करना मतलब समझते हो ना, मतलब टोटल अगर 1 है, वहां से जो रिटर्न करोगे वो अगर रिटर्न कर लेते हो तो बाकी क्या रहेगा, पे आउट रेशियो। सो 1 माइनस बी मतलब एक्चुअली पे आउट रेशियो, और B फॉर क्या है, रिटेंशन रेशियो। 1 मतलब जो होल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जो टोटल अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, और KE फॉर क्या है सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और BR मतलब क्या है, ग्रोथ। ठीक है, BR मतलब क्या है, ग्रोथ, और R क्या है, R मतलब IRR मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अगर आप ये सब आइटम समझ गए हो, ठीक है, तो आपको गॉर्डन का क्वेश्चन भी जवाब देना आ जाएगा। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना पड़ेगा, है ना, फॉर एग्जाम पर्पस एज वेल एज फॉर रियल लाइफ, आपको जब यूज करना होगा आपको समझना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू द गॉर्डन मॉडल, व्हेन IRR इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगेन IRR मींस R, अगर R ग्रेटर देन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, अगर R ग्रेटर देन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, ध्यान से सुनना बात को, ठीक है, KE या फिर KC जो भी हो, अल्टीमेटली कैपिटल का कॉस्ट, डेब्ट है नहीं तो इक्विटी का ही पूरा चला जाएगा। द प्राइस पर शेयर इंक्रीजेस, अगर R ज्यादा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, प्राइस पर शेयर इंक्रीज करेगा एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो डिक्रीज करेगा। ऑन द अदर हैंड, व्हेन IRR इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्राइस पर शेयर डिक्रीज करेगा, डिविडेंड पे आउट इंक्रीज करेगा। सिमिलर, वॉल्टर जैसा ही साउंड कर रहा है, वॉल्टर जैसा ही साउंड कर रहा है, बट थोड़ा अपना हिसाब अलग है। देखो मतलब गॉर्डन थोड़ा सा अलग हिसाब से बोला है, इनके हिसाब से ग्रोथ कंपनी मतलब सेम बात, जिसका रिटर्न ज्यादा मतलब IRR ज्यादा इक्विटी से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से एकदम, डिविडेंड पे आउट ये भी 0 बोला है, जिसका कांस्टेंट है मतलब वो कोरिलेशन वगैरह नहीं रखा, सिंपल, ठीक है, R इक्वल्स टू KE कांस्टेंट है, मतलब जितना रिटर्न है उतना इक्विटी को देना पड़ रहा है, मतलब कॉस्ट भी उतना है कंपनी का, देयर इज नो ऑप्टिमम रेशियो। ठीक है, अच्छा उसके केस में बोला था कि ऑप्टिमम रेशियो जितना देगा वही ऑप्टिमम, वाल्टर को देख लो एक बार, वाल्टर के केस में क्या बोला था, एवरी पे आउट रेशियो इज ऑप्टिमम, ठीक है, कांस्टेंट के केस में, बट गॉर्डन के केस में क्या बोल रहा है, नो ऑप्टिमम रेशियो, ये 0 है। ठीक है, इसका रिलेशन बनाया था, कोरिलेशन, बट गॉर्डन के केस में रिलेशन नहीं है। ठीक है, गॉर्डन के केस में रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर रहा है सर, ठीक है, बस डिविडेंड पे आउट के बारे में बात कर रहे हैं,
इसके केस में डिविडेंड नहीं देगा कंपनी, इसके केस में नो ऑप्टिमम रेशियो और इसके केस में 100%। ठीक है, बस बेसिक फर्क है, बट अल्टीमेटली सिमिलर दिखेगा ना, बिकॉज दोनों ही तो रेलिवेंट बोलना है ना। गॉर्डन और वाल्टर दोनों रेलिवेंसी थ्योरी में बात किया है सर, इसीलिए आपको सिमिलरिटीज तो दिखेगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है। बोलो सर, गॉर्डन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? गॉर्डन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मौसमी, रोशनी, ज्योति? यस सर। ओके, अगर क्लियर है तो क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं खाऊंगा आप लोगों का। चलो, नेट प्रॉफिट है 30 लाख का, प्रेफरेंस शेयर्स फिर से 100 लाख का है, 12% का प्रेफरेंस शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी 3 लाख का, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16% का। सिमिलर सिचुएशंस, हाँ सिमिलर सिचुएशंस लास्ट, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन था। अच्छा, गॉर्डन मॉडल यूज करना है और आपको पूछा है, व्हाट इज क्वेश्चन आस्क, 25% पे आउट, 50% पे आउट एंड 100% पे आउट। ओके, चलो सॉल्व करते हैं, बस गॉर्डन का फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले तो ईपीएस निकाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट मतलब पैट वी नो 30 लाख, प्रेफरेंस डिविडेंड दे दो 12, अर्निंग फॉर इक्विटी 18, नंबर ऑफ शेयर 3, 6 पर शेयर। हाँ, अच्छा, गॉर्डन का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, P0 इक्वल्स टू E1 इंटू, सब अपना अपना नाम दिया है, 1 माइनस बी, दैट इज पे आउट रेशियो। हाँ, मतलब रिटेंशन 1 बी फॉर रिटेंशन, 1 माइनस बी मतलब 1 माइनस रिटेंशन, तो पे आउट, डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। यहां पर E1 क्या है, क्या क्या पता चल जा रहा है हमें सर? हमें पता चल क्या जा रहा है सर? देखो, वी नो अबाउट E1, मतलब इसका जो E1 है, E1 कितना है 6 पर शेयर, यस वी नो दैट। KE या KC, KE वी नो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16 है। क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है ना, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 20%, R है 20%। ओके, तो जस्ट पुट करो ना, हो जाएगा। हाँ रे सर, हो जाएगा कि नहीं? इजी है, you just need to put this details। E1 6, KE 16%, डिविडेंड पे आउट जब 25% है तो क्या होगा? तो P0 इक्वल्स टू E फॉर E1 मतलब 6, 1 माइनस बी, 1 माइनस बी मतलब अगर आप 1 टोटल है उसमें से अगर आपका 25% पे आउट है, ठीक है, मतलब तो फिर रिटेंशन कितना हो जाएगा? हाँ सर, नहीं पहला वाला क्या था? 25, 50 और 100, पे आउट रेशियो इज 25, तो व्हेन पे आउट रेशियो इज 25%, 25% मतलब 1 माइनस बी आपको मिल गया है ना, 1 माइनस बी आपको मिल गया। समझ गए सर? 1 माइनस बी क्यों बोल रहा हूं मैं? बिकॉज 1 माइनस बी मतलब ही होता है पे आउट रेशियो, ठीक है, और सिर्फ बी का मतलब होता है रिटेंशन रेशियो। पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, तो यू डायरेक्टली यू कैन इंटूइट बिकॉज यू नो 1 माइनस बी इक्वल्स टू पे आउट रेशियो, 1 इज होल एंड पी बी फॉर रिटेंशन, ठीक है, तो मतलब रिटेन कितना किया 75, तो 25 दे दिया ना, ऐसा ही है। सो आपको बस क्या करना है, 25 डायरेक्टली इंटू कर देना है, बन जाएगा। और इधर 0.16 माइनस बी फॉर 0.75 है ना, मतलब बी मिल गया 1 माइनस 0.25 करके, 1 माइनस 0.25 करोगे तो 0.75 आ जाएगा, और R फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 0.2, सो 15 डिवाइडेड बाई 0.16 माइनस 0.15 इक्वल्स टू 150। सर कैलकुलेशन क्लियर है कि फिर से समझाऊं? ये 1 माइनस बी और बी का खेली बस समझना है, बाकी सब तो जानते हो। 1 माइनस बी मतलब रिटेंशन रेशियो, मतलब पे आउट रेशियो इज 0.25, सो टोटल अगर 1 है और वहां से अगर 0.25 हटा देते हो तो रिटेंशन कितना हो जाएगा 0.75। बस यही एक डेटा है जो आपको निकालना पड़ता है। बोलो सर, इज दिस पॉइंट क्लियर? क्या सर बोलो? गॉर्डन का फॉर्मूला यूज किया गया और जो जो डेटा चाहिए था पुट किया गया। शेयर प्राइस आया 150,
क्लियर हुआ पॉइंट? बताओ ना, यस नो जो भी है बताओ, ना समझ आए तो भी बताओ, समझ आए तो भी बताओ, तभी तो मैं समझा पाऊंगा आगे। किसी का भी मुझे आवाज नहीं आ रहा है ऐसा। हाँ सर, हेलो, कनेक्टेड हो क्या आप लोग? हेलो, यस सर। ओके, मौसमी आवाज অনেক কষ্টে পেলাম। नेटवर्क इश्यूज होते कि ज्योति, प्रिया, रोशनी, विशाल, आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर आ रहा है। यस सर। ओके ओके ठीक है। ये हाँ सर आ रहा है, ये कौन बोला रे? किसी लड़का का आवाज था, समझ में नहीं आया कौन था, बहुत जोर से आवाज आया, बट ये तो विशाल का साउंड नहीं था। ठीक है, कोई भी हो, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, सिमिलर पैरामीटर्स में, इन सिमिलर पैरामीटर जब डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% होगा, इन सिमिलर पैरामीटर जब डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% होगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो 50%, ठीक है, बस सेम पुट करो, प्राइस शेयर्स मिल जाएगा 50, ठीक है। और व्हेन डिविडेंड पे आउट इज 100%, व्हेन डिविडेंड पे आउट इज 100%, तब ये क्या हो जाएगा? 37.50। अगेन व्हेन यू यूज गॉर्डन मॉडल, आप ख्याल किए क्या, जैसे जैसे आपका डिविडेंड पे आउट बढ़ रहा है वैसे वैसे शेयर प्राइस डिक्लाइन कर रहा है ना सर? देखो, जब डिविडेंड कम दिया शेयर प्राइस 150, डिविडेंड और थोड़ा ज्यादा कर दिया 50, डिविडेंड और ज्यादा कर दिया 37.5, है ना सर? मौसमी बोझा गया? हेलो, है सर। ओके। अच्छा, गॉर्डन का एक रिवाइज मॉडल है, ठीक है, ठीक से देख लो सर, गॉर्डन का रिवाइज मॉडल है, इसको बोलते हैं सर बर्ड इन हैंड थ्योरी। बर्ड इन हैंड थ्योरी, ऐसा नाम क्यों है बाद में समझ में आ जाएगा, बट पहले थ्योरी को तो समझते हैं। गॉर्डन रिवाइज मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। मायरन गॉर्डन रिवाइज दिस डिविडेंड मॉडल एंड कंसिडर्ड द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन हिज मॉडल। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी दोनों को मॉडल में लाया गया। द बर्ड इन हैंड थ्योरी ऑफ गॉर्डन हैज टू आर्गुमेंट्स। इन्वेस्टर्स आर रिस्क एवर्स, इनका मानना है कि इन्वेस्टर्स रिस्क लेना पसंद नहीं करता, मतलब पसंद नहीं करता नहीं बोलेंगे, मतलब अगर रिस्क आता है तो रिस्क टेकर नहीं, रिस्क एवर्स होगा, मतलब रिस्क को जितना मतलब कम किया जाए उतना सोचेगा। दैट इज कॉल्ड, मतलब जैसे যেটাকে আমরা বাংলায় বলি रिस्क एड़िए चला, ठीक है, मतलब रिस्क को हटाना है, रिस्क लेना नहीं है। इनका मानना है एज पर रिवाइज मॉडल कि रिस्क टेकर नहीं बनेंगे, रिस्क एवर्स बनेंगे। एंड सेकेंड पॉइंट इज इन्वेस्टर्स पुट ए प्रीमियम ऑन सर्टेन रिटर्न एंड डिस्काउंट ऑन अनसर्टेन रिटर्न। अगर आपको पता है कि आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा तो आप एक्स्ट्रा अमाउंट खर्चा करने में हिचकिचाओगे नहीं, you don't be hesitate when there is a return is certain, and when return is uncertain आप थोड़ा क्या बोलोगे, सस्ता मांगोगे कि भाई डिस्काउंट में दे दो, because we don't know the future. When we don't know the future, then the price you want to pay as an investor is discounted, and when you know the certainty of the company या certainty of the future and you understand the return, then you are ready to pay premium price. ओके सर, यही होता है वास्तव में भी, ये बात तो मैं भी मानूंगा। नाउ गॉर्डन आर्ग्यू दैट व्हाट इज अवेलेबल एट प्रेजेंट इज प्रेफरेबल टू व्हाट मे बी अवेलेबल इन फ्यूचर। मार्केट जो है वो ऐसा फील करता है, जो करेंटली प्रेजेंटली जो है वही ज्यादा प्रेफर करता है, फ्यूचर में क्या होगा ये मार्केट इतना प्रेफर नहीं करता। रिसेंटली पेटीएम के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। पेटीएम फ्यूचर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी बनेगा, ठीक है, इसके बारे में लोगों को इतना भरोसा नहीं रहा जितना पेटीएम का करेंट लॉस लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल दिया।
करेंटली पेटीएम ऑलमोस्ट 400 करोड़ का लॉस में है। यही चीज लोगों के मन में पेटीएम के बारे में, और ऊपर से 2150 पर शेयर का दाम, एक्सपेंसिव शेयर्स, 400 करोड़ का लॉस, पेटीएम के लिए भारी पड़ गया स्टॉक मार्केट लिस्टिंग में, क्योंकि पेटीएम का जो फ्यूचर है उसके बारे में कोई नहीं देख रहा है। ऐसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, पेटीएम लॉन्ग रन में बहुत दूर जाने वाला कंपनी है, ये मुझे भी यही लगता है, इसीलिए बाउंस बैक किया है फिर से। आज मार्केट में फिर से पेटीएम बाउंस बैक किया है। 2000 का लिस्टिंग था, 2000 का लिस्टिंग था पेटीएम, वहां से गिर के ऑलमोस्ट 1300 में पहुंच गया था 2 दिन में। 2 दिन भी नहीं हुआ, इसी वीक का बात है। फिर से देखो 1700 में आके खड़ा हो गया। आप देख रहे हैं बाउंस बैक वो करेगा, ये मैं भी मानता हूं, शायद आप लोग भी मानोगे। बट जिस तरह से इसके फाइनेंशियल्स में इफेक्ट हुआ, अगर आप पेटीएम का फाइनेंशियल्स में दिखाता हूं, अगर मुझे मिलता है तो, यस मिला है। पेटीएम 2021 में कितना नेट इनकम है अभी भी, सॉरी सर 400 करोड़ नहीं, 1600 करोड़ का 21 में लॉस दिख रहा है। लास्ट ईयर का 2800 करोड़ का लॉस था, उससे पहले 4000 करोड़ का लॉस था। तो डे बाई डे इसका लॉस कम हो रहा है। एक्चुअली ये लॉस नहीं, एक्चुअली क्या है ना, ये लॉस मेकिंग नहीं है। एक्चुअली कंपनी अपनी जब जितना पैसा इनको मिला है ना, कैपिटल, वो सब जगह में इन्वेस्ट किया है, बट उस हिसाब से रिटर्न नहीं आया अभी तक, ठीक है। दैट इज वाई इट्स लुक लाइक अ लॉस मेकिंग। और इसका जो ईपीएस है 280 नेगेटिव पर शेयर में अर्निंग है, तो ये प्रेजेंटली दिख रहा है ना, इसीलिए लोगों को पेटीएम के बारे में थोड़ा नेगेटिव अप्रोच आया, बिकॉज गॉर्डन का ये वाला सोच कि जो प्रेजेंटली है वही प्रेफरेबल है, जो फ्यूचर है वो उतना प्रेफरेबल लोगों को लगता नहीं है। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पेटीएम जो है सर, वो अभी भी वर्ल्ड का टॉप इन्वेस्टर्स का हाथ उसके ऊपर है। 85% ऑफ द टोटल कैपिटल, जितना ये पेटीएम का कैपिटल है, उसका 85% बैक्ड बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स, यानी वो भी वर्ल्ड का टॉप इन्वेस्टर्स, जो कोई एरे गैरे नत्थु गैरे फंड में इन्वेस्ट नहीं करता। तो यही पेटीएम के लिए एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव बात है, जो पेटीएम को आगे लेके जा रहा है सर करेंटली, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि गॉर्डन का सोच, गॉर्डन आर्ग्यूज दैट what is available at present is preferable to what may be available in future। तो ये लोगों का अलग अलग मानना है, ठीक है। मैक्सिमम लोग प्रेजेंट मैटर को देखता है, फ्यूचर को नहीं देखता। जो फ्यूचर देख पाता है वही तो करोड़पति और वेल्दी बनता है। पॉइंट इज दैट। बट मैक्सिमम का क्या है, मैक्सिमम इज प्रेजेंटली प्रेफरेबल। एज इन्वेस्टर्स आर रैशनल, दे आर लॉजिकल, दे वांट टू अवॉइड रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं, तो वो अवॉइड करना चाहेगा। They would prefer to pay a higher price for share on which, जिसमें current dividends are paid, जिसमें currently dividend मिलेगा, ऐसे shares के लिए वो ज़्यादा दाम भी दे देगा। Conversely, they would discount the value of shares of a firm which postpone dividend। जो dividend नहीं देना चाहता, dividend के तौर पे सोचे, जो dividend नहीं देना चाहता या बाद में dividend देगा, ऐसे shares कंपनी मतलब शेयर होल्डर कम दाम देना पसंद करता है। The discount rate would vary with the retention rate। discount rate भी vary करेगा retention rate के ऊपर। The relationship between dividend and share price on the basis of Gordon formula। ये गॉर्डन का रिवाइज फॉर्मूला है सर। रिवाइज फॉर्मूला में गॉर्डन ऐसा बता रहा है सर, D0 into 1 plus G होल डिवाइडेड बाई KE माइनस G, ठीक है। ये डिवाइडेड, ये बार्डन थ्योरी है या गॉर्डन का रिवाइज थ्योरी है। तो इस रिवाइज थ्योरी के बेसिस में गॉर्डन क्या क्या पॉइंट को नजर दिया, देखना ध्यान से। सेम रहा है, कुछ चीजें बदला है। D0 में मार्केट प्राइस पर शेयर्स, एक्स डिविडेंड मतलब डिविडेंड देने के पहले का बात, करंट डिविडेंड, करंट ईयर डिविडेंड कितना दे रहा है, दैट इज D0। G फॉर कांस्टेंट एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड्स, ठीक है। और KE मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल या फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। द फॉर्मूला गिवन बाय गॉर्डन शो दैट व्हेन द रेट ऑफ रिटर्न इज R इज ग्रेटर देन डिस्काउंट रेट, दैट इज KE, द प्राइस पर शेयर इंक्रीजेस। यस, अगर रिटर्न डिस्काउंट रेट मतलब कैपिटल रेट से ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली शेयर प्राइस इंक्रीज करेगा। एज द डिविडेंड रेशियो डिक्रीज, तब डिविडेंड रेशियो डिक्रीज करेगा, एंड वाइस वर्सा। अगर रिटर्न कम होगा इक्विटी कॉस्ट से तो डिविडेंड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इफ द रिटर्न इज लेस देन डिस्काउंट रेट
द प्राइस पर शेयर इंक्रीज करेगा एज डिविडेंड रेशियो भी इंक्रीज करेगा एंड वाइस वर्सा। द प्राइस पर शेयर रिमेन्स अनचेंज्ड, प्राइस पर शेयर अनचेंज रहेगा व्हेन रेट ऑफ रिटर्न एंड डिस्काउंट रेट आर इक्वल। जब रेट ऑफ रिटर्न एंड डिस्काउंट रेट दोनों इक्वल रहेगा तब मार्केट में शेयर प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर कैटेगरी में चलेगा, जैसा का सिचुएशन करंटली आईटीसी वगैरह का चल रहा है, बहुत दिनों से सिमिलर कैटेगरी में कंपनी रन कर रहा है। तो ये गॉर्डन का एक दूसरा बात है सर, ठीक है, दूसरा अप्रोच जिसको रिवाइज्ड अप्रोच भी कहा जाता है। क्लियर हुआ बात? बर्ड इन हैंड थ्योरी, गॉर्डन रिवाइज मॉडल। बर्ड इन हैंड मतलब प्रेजेंटली देखो, फ्यूचर को छोड़ो, ऐसा बात है। ठीक है सर, समझ आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Okay. There is another concept, sir, dividend discount model. I already discussed this in the previous lectures. जिन लोगों ने किया होगा, dividend discount model, DDM, most probably कैपिटल बजटिंग पे कराया था आप लोग, ठीक है। It is a financial model that values shares at the discounted value of the future dividend payments. Under this model, the price of a share that will be traded is calculated by present value of all expected future dividend payment discounted by an appropriate risk adjusted rate. The dividend discount model price is the intrinsic value of the stock. Dividend discount model जो है ना सर, ये बहुत ही सेलिब्रेटेड मॉडल है। DDM मॉडल सर, जो लोग स्टॉक मार्केट फंडामेंटल पढ़ते हो, ये अपना ज्योति, रोशनी, प्रिया, आई होप आप लोगों को याद होगा, हम लोग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के बारे में फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट में भी बात किया। ये इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करता है सर, बहुत सेलिब्रेटेड कॉन्सेप्ट है, बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। मतलब ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे काम करता है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल प्राइस इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक। मतलब जो शेयर प्राइस है ना, वो शेयर प्राइस कितना रियल है, कितना एक्चुअल है, उस पर बात करता है। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल्स टू सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। मतलब कोई कंपनी फ्यूचर में कितना कैश इनफ्लो करेगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा। मतलब आपका फ्यूचर जो भी हो, आप फ्यूचर में कितना रिटर्न दोगे, उसको आज में कन्वर्ट करो, सिंपल बात है। वॉट एवर यू अर्न इन फ्यूचर कन्वर्ट इन टूडेज टर्म, तो आपको मिलता है इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है सर, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक सेल प्राइस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक सेल प्राइस, ठीक है, तभी जाके आपको इंट्रिंसिक वैल्यू मिलता है। स्टॉक मार्केट क्लास में इसको थोड़ा अलग लेवल में एनालाइज किया गया, बट दोनों सेम कॉन्सेप्ट है। जो स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स में मैंने समझाया था और ये सेम है। अगर आप मार्केट में किसी भी कंपनी का डेटा चूज करते हो, लुक एट हियर, देख पा रहे सर, ये जो कोल इंडिया का शेयर है 159, ये करेंट प्राइस इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब ये जो 159 है, ये इसका एक्चुअल वैल्यू से कम चल रहा है, एक्चुअल वैल्यू इससे ज्यादा होना चाहिए। एक्चुअल वैल्यू शुड बी मोर देन दिस, मतलब एक्चुअल वैल्यू इससे ज्यादा होना चाहिए। मतलब अगर कोई आज कोल इंडिया परचेस करता है, ठीक है, अगर कोई आज कोल इंडिया परचेस करता है, तो कोल इंडिया का जो शेयर है वो और ऊपर जाने का चांसेस है, बिकॉज ये एक्चुअल वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। कुछ कंपनीज आपको ऐसा भी दिख जाएगा, पेटीएम तो अभी आया है, इसका डेटा नहीं मिलेगा। से फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक, लुक एट सर, इंट्रिंसिक वैल्यू इसका क्या बता रहा है, करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब ये जो 1518 चल रहा है, इसका एक्चुअल वैल्यू इससे कम होना चाहिए, बट वो उससे ज्यादा ट्रेड कर रहा है। सर फिर भी ये स्टॉक इतना ज्यादा चल रहा है, सर इसके पीछे कुछ ट्रेंड काम करता है। स्टॉक मार्केट में ना बहुत सारा पैरामीटर होता है, उसमें से कुछ पैरामीटर ये है, बट जो लोग लॉन्ग टर्म में ग्रोथ ढूंढना चाहता है ना, लॉन्ग टर्म में बहुत दूर जाना चाहता है, उसके लिए इंट्रिंसिक बहुत बड़ा मैटर करता है। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म मूवमेंट में नो प्रॉब्लम, अप एंड डाउन चलता रहता है, बट लॉन्ग टर्म मूवमेंट में इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत बड़ा मैटर करता है। जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये मार्केट में एक बहुत बड़ा पैरामीटर है इंट्रिंसिक वैल्यू, और ये इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है दो कॉन्सेप्ट के साथ।
वन कॉन्सेप्ट इज सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स, जो डिविडेंड प्रोवाइड कंपनी फ्यूचर में करेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू, और जो स्टॉक सेल प्राइस फ्यूचर में हो सकता है उसका प्रेजेंट वैल्यू। तो स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो गया, डिविडेंड D1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी होल टू द पावर 1 प्लस डिविडेंड सेकेंड ईयर 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी होल टू द पावर 2, इस तरह से चलता जाएगा डॉट डॉट करके, ठीक है। सिमिलरली डॉट डॉट मतलब डिविडेंड होल टू द पावर n, मतलब n नंबर ऑफ ईयर्स। अब देखना पड़ेगा कि कितना नंबर ऑफ ईयर्स तक कंपनी डिविडेंड दे सकता है। तो नॉर्मली ना स्टॉक मार्केट क्लास में कितना साल का पढ़ा है ज्योति, 10 ईयर्स है ना ज्योति, याद आ रहा है क्या? 10 ईयर्स का प्रोजेक्ट बना के चलते हैं। हाँ बोल, है ना। तो ये जो n नंबर्स है ये एजम्पशंस लेना पड़ता है कि भी कितना साल तक वैल्यूएशन करे। तो dn इक्वल्स टू 1 प्लस के होल टू द पावर n, ये एक कॉन्सेप्ट आता है। उसके साथ ऐड करना पड़ता है जो आर भी एन होल टू द पावर 1 प्लस के होल टू द पावर n, मतलब ये जो प्रेजेंट वैल्यू मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो कंपनी का सेल प्राइस है उसके ऊपर। तो ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, चलो देखते हैं। In the above equation, it is assumed that dividend is paid at the end of each year and that stock is sold at the end of the nth year. स्टॉक बेचेंगे nth ईयर के एंड पे। अब ये nth क्या है, डोंट नो, इनफाइनाइट। कब को स्टॉक बेचेगा वो तो बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है ना, अगर बिजनेस बढ़ेगा तो फिर हम क्यों बेचेंगे। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल 3 अप्रोच पे बेस्ड है। There can be 3 possible in situations: zero growth, constant growth, variable growth. Again, बस ये constant के बाद डिक्लाइन होता है, ये वेरिएबल बता रहा है, डिक्लाइन नहीं बता रहा है। सुन रहे हो ना सर? देखो, जब बात जीरो ग्रोथ रेट्स का है, तो जीरो ग्रोथ रेट में एज्यूम ऑल डिविडेंड पेड बाय ये स्टॉक रिमेन सेम, जितना डिविडेंड वो पे कर रहा है सेम है। इन दिस केस द स्टॉक प्राइस वुड बी इक्वल टू, क्या होगा, स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ ऐसा निकलेगा, P0 इक्वल्स टू D बाई के, मतलब जितना एनुअल डिविडेंड देगा डिवाइडेड बाई रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब जो कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। तो आपको बस डिविडेंड का एनुअल डिविडेंड चाहिए, करंट जो चल रहे हैं, करेंटली जो डिविडेंड दिया जा रहा है, और रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब जो कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। तो D बाई के करके आप जीरो ग्रोथ रेट कंपनी का वैल्यूएशन मतलब करेंट मार्केट या इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें आपका डिविडेंड मतलब D फॉर एनुअल डिविडेंड, के फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड P0 मतलब करेंट प्राइस ऑफ शेयर्स। चलो कि इलस्ट्रेशन देखते हैं। एक्स लिमिटेड एक नो ग्रोथ कंपनी है, pays a dividend of ₹5 per share, annual dividend है। If the cost of capital is 10%, compute the current market price। क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो गया है ना। P0 इक्वल्स टू डिविडेंड कितना है 5 डिवाइडेड बाई 0.10, तो शेयर का दाम कितना हो गया 50। ये इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एक्स लिमिटेड है, मतलब इसका ओरिजिनल वैल्यू ये होना चाहिए। मार्केट प्राइस डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम रहेगा ये जरूरी नहीं। इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब नॉर्मली ये देखो मैं आपको दिखाया ना अभी, कुछ शेयर HDFC का इंट्रिंसिक वैल्यू से मार्केट प्राइस ज़्यादा चल रहा है और कोल इंडिया का इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट प्राइस से कम चल रहा है। समझ में आया? हाँ सर, अरे कुछ समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली अनदर कॉन्सेप्ट इज कांस्टेंट ग्रोथ रेट। जब बिजनेस में ग्रोथ रेट कांस्टेंट है, गॉर्डन्स ग्रोथ रेट भी कहा जाता है इसको। द रिलेशनशिप बिटवीन डिविडेंड एंड शेयर प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ गॉर्डन्स ग्रोथ रेट, मतलब या गॉर्डन्स फार्मूला यूज किया जाता है इसमें। मतलब कांस्टेंट ग्रोथ रेट को गॉर्डन के साथ DDM भी यूज करता है। तो क्या बताता है इसमें, मार्केट प्राइस पर शेयर इक्वल्स टू P इक्वल्स टू D0 इंटू 1 प्लस G होल टू द पावर KE माइनस G। अभी आपको वो रिवाइज मॉडल दिखाया ना, वही वाला। इसके ऊपर अगेन एक क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकंड, जहां पर P0 का क्या मतलब,
जहाँ P0 का मतलब होता है P फॉर मार्केट प्राइस, D0 मतलब करंट ईयर डिविडेंड, G फॉर ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड एंड KE मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल या फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, G मतलब B इंटू R, B फॉर क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ रिटर्न अर्निंग दैट इज 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, एंड यू नो, है ना, ये तो गॉर्डन स्टार्टिंग में भी बोला था। अगेन अनदर क्वेश्चन, मतलब समझ में आ जाए तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। XYZ इज ए कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख, 10% करके। XYZ कंपनी का शेयर कैपिटल है 10 लाख का, 10% करके 10 रुपीज पर शेयर। इट डिस्ट्रीब्यूटेड करेंट डिविडेंड 20% per annum. Annual growth rate is in dividend expected is 2%. The expected rate of return on its equity capital is 15%. Calculate price of shares applying Gordon's growth model या फिर constant model as per DDN। ठीक है, constant growth rate जो है ना वो Gordon's का growth को माना गया है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, बस गॉर्डन ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला पुट करो या फिर कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल फॉर्मूला पुट करो, निकल जाएगा। जैसे कि आपको क्या पता है, P फाइंड आउट करने बोला है, D0 आपको पता है क्या, D0 इंटू 1 प्लस जी होल टू दी पावर KE माइनस जी। डिविडेंड कितना बोला, 20% पर एनम, 10% करके अगर शेयर्स है तो 20% अगर है तो 2%। 1 प्लस ग्रोथ कितना बोला, 2%, तो 2% मतलब 0.02 होल डिवाइडेड बाई 15% अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी है तो 15% मतलब 0.15 और KE minus G, G for again growth 0.02. When you solve this, you will get 15.69 करके देख सकते हो बस। तो शेयर का प्राइस आ गया 15.69 when there is a constant growth या फिर गॉर्डन्स ग्रोथ, मतलब ये गॉर्डन का रिवाइज मॉडल भी है। Another point is variable growth rate. वेरिएबल ग्रोथ रेट मॉडल या मल्टी स्टेज ग्रोथ मॉडल्स, मल्टी स्टेज मतलब अलग अलग लेवल में ग्रोथ बदल रहा है डिविडेंड का, कैन टेक मेनी फॉर्म्स इवन अज्यूमिंग द ग्रोथ रेट इज डिफरेंट फॉर एवरी ईयर। However, the most common form is one that assumes 3 different rates of growth: an initial high rate of growth, a transition to slower growth, and lastly a sustainable and steady rate of growth। देखना पड़ता है कंपनी कैसे सिचुएशंस में जा रहे हैं। Basically, the constant growth rate model is extended with each phase of growth calculated using the constant growth method, but using 3 different growth rates of 3 phases. The present value of each stage are added together to derive intrinsic value of the stock. Sometimes even the capitalization rate, मतलब cost of equity, or the required rate of return, that is R, ठीक है, या फिर KE, sorry R नहीं KE same है, may be varied if changes in the rate are projected। क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। A farm had a paid dividend at ₹2 per share last year। 2% करके शेयर का दाम मतलब डिविडेंड पे किया था, शेयर नहीं 2% करके शेयर पे किया था। और आप लोग जानते हो रियल में कैसे कैसे कंपनी डिविडेंड पे करता है, दिखाया मैंने आपको, और जो लोग स्टॉक मार्केट के साथ हो दे ऑल्सो नो। द एस्टिमेटेड ग्रोथ ऑफ द डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी इज एस्टिमेटेड टू बी 5% पर एनम। Determine the estimated market price of the equity share if estimated growth rate of dividend, that is 1, rises to 8% dividend growth, falls to 3%, also find out the present market price of share given that the required rate of return of the equity investors is 15%। इसमें आपको क्या फॉलो करना है, अभी देखो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, वही गॉर्डन या कांस्टेंट मॉडल ही फॉलो करना पड़ेगा। इन द प्रेजेंट सिचुएशन द करंट एमपीएस इज एज फॉलोज, कैसे मिलेगा, पी मतलब करंट प्राइस जो है इसको गॉर्डन का कांस्टेंट मॉडल से ही देखना है, D0 इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई KE माइनस जी। सो ऐसा करने से आपको प्राइस मिलता है 21। नाउ ये तो समझ में आ गया सर, है ना, बिकॉज ये कांस्टेंट मॉडल से ही आपको ग्रोथ को समझना पड़ेगा, जैसे कि आपको अभी मैं बता रहा था वेरिएबल रेट के समझाने के टाइम पे, यहाँ पर समझा है ना, ये देखो बेसिकली द कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल इज एक्सटेंडेड, देख रहा है ना,
बेसिकली दी कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल इज एक्सटेंडेड विथ ईच फेज ऑफ ग्रोथ कैलकुलेटेड यूजिंग कांस्टेंट ग्रोथ मेथड। देख रहे हैं ना, मतलब कांस्टेंट ग्रोथ मेथड मतलब गॉर्डन का ही जो ग्रोथ में मॉडल है। तो इसमें क्या किया हम लोगों ने, पहले हम लोग करेंट प्राइस ढूंढ ली, उसके बाद क्या करना है, अब ग्रोथ जो कर रहा है, इंपैक्ट ऑफ चेंजेस इन ग्रोथ रेट 8% ऑन एनपीएस। तो अगर आपका प्राइस जो चल रहा है P इक्वल्स टू अगेन डिविडेंड कितना है 2 इंटू 1 प्लस जो G है ना, ये G आपका स्टार्टिंग में क्या था, ये जो G था आपका, करेंट एस्टिमेटेड ग्रोथ था 5% स्टार्टिंग में, है ना, लेकिन उसके बाद कंपनी बोला 8%, तो ग्रोथ रेट चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो 0.05 हुआ था वो यहाँ पर 0.08 हो जाएगा, और उसके बाद जब 3% में फॉल किया 0.03 हो जाएगा बस। तो करेंट प्राइस 21 निकला था, जब डिविडेंड ग्रोथ बढ़ा, ग्रोथ रेट हुआ तो प्राइस 30.86 हो गया, और जब डिविडेंड कम हो गया तब 17.17 हो गया। ये सब वेरिएबल ग्रोथ हो गया सब, कभी 5% डिविडेंड था, कभी 8%, कभी 3%, तो हर केस में शेयर में भी उसका इंपैक्ट आया, कभी 21, कभी 30, कभी 17। कुछ दिखाई दिया आप लोगों को? ये डीडीएम मॉडल है सर, ये एक्चुअली डीडीएम मॉडल के अंदर ऐसा चल रहा है। So market price of the share is expected to vary in response to change in expected growth rate of dividends। ठीक है, तो ये एक्चुअली गॉर्डन मॉडल के साथ ही डीडीएम मॉडल एक साथ काम करता है। द एडवांटेज ऑफ गॉर्डन मॉडल क्या है? द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल इज यूजफुल। Heuristic model that relates the present stock price to the present value of its future cash flow. This model is easy to understand, but इसका एक limitations भी है। The dividend discount model depends on projection about company's growth rate and future capitalization rate of the remaining cash flows, which may be difficult to calculate accurately. The true intrinsic value of the stock is difficult to determine realistically. वास्तव में true intrinsic value ढूंढना गॉर्डन मॉडल यूज करके मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये था गॉर्डन का कॉन्सेप्ट। बोलो सर, समझ में कुछ आया? हेलो, क्या रे, समझ कुछ आया कि नहीं? मतलब ये गॉर्डन डीडीएम मॉडल को भी यूज किया, और यूज करके वो बेसिकली कंपनी का 3 तरह का ग्रोथ के बारे में बताया। ठीक है, एक ग्रोथ, एक कांस्टेंट ग्रोथ और एक वेरिएबल ग्रोथ, जो गॉर्डन इस मैटर पे बाद में चर्चा किया। बस इतना ही बात था। अच्छा, समझ में आ गया, गॉर्डन भी हो गया। अब कुछ ट्रेडिशनल मॉडल हैं जिसमें ये मॉडल भी बड़ा फेमस ट्रेडिशनल मॉडल में गिना जाता है, ग्राहम एंड डॉट। सुन लो, इतना सारा मेन मॉडल सुन लिए तो फिर ये 2-3 और मॉडल हैं, एक बार देख लेते हैं। एक ग्राहम मॉडल, ग्राहम डॉट का एक मॉडल है, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिलेगा, और एक लिंटर का मॉडल है। ठीक है, बस ग्राहम डॉट और लिंटर, और उसके बाद स्टॉक स्प्लिट का एक मैटर है। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट दिन बता दूंगा स्टॉक स्प्लिट के बारे में, बाकी और कुछ नहीं है। तो ग्राहम डॉट और लिंटर को सुन के ही आ जाओ। ठीक है, 15 मिनट लगेगा। ओके, फिर छोड़ेंगे। देख लो सर, ग्राहम एंड डॉट मॉडल ट्रेडिशनल मॉडल के अंदर आता है सर। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल पोजीशन एक्सपाउंडेड बाय ग्राहम एंड डॉट, द स्टॉक मार्केट प्लेस कंसिडरेबल वेट ऑन डिविडेंड्स देन ऑन रिटेन अर्निंग। इनके हिसाब से स्टॉक मार्केट क्या करता है, डिविडेंड पे ज्यादा वेट देता है उनके हिसाब से, कंपेयर टू रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग मतलब जो कंपनी के पास प्रॉफिट का पार्ट रहता है। देयर व्यू इज एक्सप्रेस्ड क्वांटिटेटिवली इन द फॉलोइंग वैल्यूएशन मॉडल। तो कुछ वैल्यूएशन मॉडल के थ्रू से इन्होंने बताया कि इनका मानना है कि P इक्वल्स टू एम इंटू डी प्लस ई बाई 3, P इक्वल्स टू एम इंटू डी प्लस ई बाई 3। ठीक है, P फॉर क्या है सर, मार्केट प्राइस पर शेयर, D फॉर डिविडेंड पर शेयर, E फॉर अर्निंग पर शेयर, M फॉर मल्टीप्लायर। अब ये मल्टीप्लायर कहाँ से आ गया, चलो देखते हैं, क्वेश्चन करके समझ में आ जाएगा।
एक क्वेश्चन देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। ग्राहम डॉट क्या बता रहे हैं, अर्निंग पर शेयर ऑफ ए कंपनी इज 30, ईपीएस दे दिया आपको, डिविडेंड पे आउट बोला 60, मल्टीप्लायर दे दिया 2, ये मल्टीप्लायर को यूज करता है, ठीक है। डिटरमाइन द प्राइस पर शेयर, ये एक्चुअली ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है ना, डू दे यूज मल्टीप्लायर, ये इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है कि वो मल्टीप्लायर यूज करके उसका हिसाब निकालता है। अब ये मल्टीप्लायर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। तो डिटरमाइन द प्राइस पर शेयर एज पर ग्राहम एंड डॉड, तो इसका हिसाब क्या निकलेगा, P इक्वल्स टू मेम इंटू डी प्लस ई बाई 3। तो P फॉर यू नो P क्या है, तो 2 इंटू 30 इंटू 0.6 प्लस 30/3 है ना, बिकॉज आपका EPS क्या है, मतलब D क्या है, डिविडेंड पे आउट इज 60 मतलब 0.6, ओके। D फॉर एक सेकेंड, डिविडेंड पर शेयर, E फॉर 30 अर्निंग पर शेयर, P इक्वल्स टू M इंटू D प्लस E बाई 3। सर ये 30 कहाँ से आ गया, कंपनी का EPS है 30, अच्छा डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% है, मतलब 30 का 0.6, सॉरी 30 का 0.6 मतलब जितना कंपनी अर्निंग कर रहा है उसके ऊपर पे आउट कर रहा है 60, तो 30 का 0.6 वो पे आउट कर रहा है, दैट्स वाई। सो आपका प्राइस आता है 56, और ये मल्टीप्लायर वो यूज करेगा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में बस। तो ये ग्राहम डॉट मॉडल के हिसाब से मल्टीप्लायर यूज करके ये इसका शेयर प्राइस आ रहा है। सिमिलरली ये वाला भी मार्केट प्राइस दे दिया 58.33, डिविडेंड पर शेयर 5, मल्टीप्लायर 7, समझ रहे हैं ना सर, क्वेश्चन में दे देगा आपको। तो ग्राहम डॉट अप्रोच यूज करना है, P इक्वल्स टू M इंटू D प्लस E बाई 3, जस्ट यूज दिस कॉन्सेप्ट एंड डिटरमाइन द अर्निंग पर शेयर, जस्ट ऑपोजिट करना पड़ा आपको, तो आपको यहाँ पर EPS फाइंड आउट हो गया, मतलब आपको EPS पता नहीं था, आप EPS ढूंढ लिए बस यहाँ से, अब उल्टा करके चले आप, मतलब आपको यहाँ पर E नहीं पता था, बाकी सब पता था, समझ गए। हेलो क्या रे, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, बस याद रखना है ग्राहम डॉट का ये फॉर्मूला, ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है, उससे कहीं इंपॉर्टेंट मेथड आपको मैं समझा दिया, जस्ट एक बार बोल दे रहा हूं आपको। ग्राहम डॉट और लिंटर मॉडल, लिंटर मॉडल का 2 पैरामीटर है, एक पैरामीटर को टारगेट पे आउट रेशियो बोलते हैं, and spread at which the current dividend adjusts to the target. John Linter based his model on a series of interviews which he conducted with corporate managers in the mid 1950s, 1950 के आसपास. While developing the model, he considered the following assumptions. इनका मानना था firm have a long-term dividend payout ratio. They maintain a fixed dividend payout over a long term. Mature companies with stable earnings may have high payouts and growth companies usually have low payouts. कॉन्सेप्ट खराब नहीं लग रहा है मुझे, अच्छा लग रहा है, ठीक है। मैनेजर्स जो है कंपनी का मैनेजर्स का मानना है, मतलब एज पर लिंटर्स, ओके, मैनेजर्स आर मोर कंसर्न विद चेंजेस इन डिविडेंड्स देन द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स, डिविडेंड के चेंजेस पे उनका ज्यादा कंसर्न लगता है कंपेयर टू एब्सोल्यूट डिविडेंड क्या होता है, मतलब ये लिंटर का मानना है। मैनेजर्स में इजीली डिसाइड टू पे डिविडेंड ऑफ 2 per share if last year 2 it was 2, but paying ₹3 dividend if last year dividend was 2 is an important financial management decisions। मतलब इनका मानना है कि अगर लास्ट ईयर डिविडेंड 2% करके था तो इस बार 2% देने में प्रॉब्लम नहीं है, इजीली डिसाइड हो सकता है। बट अगर लास्ट ईयर डिसीजन 2% था बट इस बार अगर 3% डिविडेंड देना चाहता है तो ये फाइनेंशियल मैनेजर के लिए काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन बन जाता है, समझ रहे हैं। हाँ सर, लिंटर का सोच है ये भी सोच खराब नहीं है। डिविडेंड चेंजेस फॉलो चेंजेस इन लॉन्ग रन सस्टेनेबल अर्निंग, डिविडेंड चेंजेस तभी होता है जब लॉन्ग रन में बिजनेस सस्टेनेबल अर्निंग करता है, एंड मैनेजर्स आर रिलक्टेंट टू अफेक्ट डिविडेंड चेंजेस, दे मे हैव टू बी रिवर्स्ड, ठीक है। तो लिंटर का फॉर्मूला कुछ ऐसा है सर, लिंटर का मानना है D1 दैट इज डिविडेंड इन ईयर 1 इक्वल्स टू D0 दैट इज डिविडेंड इन 0 ईयर, मतलब लास्ट ईयर डिविडेंड जो आपके लिए 0 ईयर होगा क्वेश्चन में, इन प्लस अर्निंग पर शेयर इनटू टारगेट पे आउट माइनस D0 दैट इज डिविडेंड इन ईयर 0 इनटू AF दैट इज एडजस्टमेंट फैक्टर और स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट फैक्टर और स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट। तो चलो देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं।
लास्ट ईयर डिविडेंड 9.80, मतलब D0 मिल गया आपको, ठीक है। स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट 45%, ये कहाँ से ये स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है सर, ठीक है, बट ये स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट 45%, जैसे वहां पर मल्टीप्लायर था 2 7 काइंड ऑफ। टारगेट पे आउट रेशियो 60%, अर्निंग पर शेयर ऑफ करंट ईयर इज 20, कंप्यूट करंट ईयर्स डिविडेंड यूजिंग लिंटर्स मॉडल। तो आपको बस ये पता होना चाहिए, जस्ट पुट करो और डिविडेंड निकालो। इस लिंटर मॉडल का एक क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म तो होगा ही ना, ऐसा कॉन्सेप्ट का क्रिटिसिज्म तो होगा ही। द मॉडल डज नॉट ऑफर ए मार्केट प्राइस फॉर दिस शेयर्स एंड द एडजस्टमेंट फैक्टर इज एन आर्बिट्री नंबर एंड नॉट बेस्ड ऑन एनी साइंटिफिक क्राइटेरिया और मेथड। ये जो एडजस्टमेंट है ना सर, इसका कोई साइंटिफिक मेथड समझ में नहीं आ रहा है, इट्स आर्बिट्ररी, जस्ट अपने हिसाब से, कभी 40 कभी 45, समझ में नहीं आ रहा है। बट उन दिनों शायद बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, तभी आज आपको पढ़ाया जा रहा है। 1950s का बात है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है। तो ये ट्रेडिशनल मॉडल पे लिंटर्स मॉडल और ग्राहम एंड डॉड मॉडल एक बार प्लीज गो थ्रू कर लेना, फॉर्मूला याद रखना, ताकि क्वेश्चन आए तो छोड़ने का जरूरत ना पड़े, बिकॉज वेरी वेरी इजी। हाँ सर, वेरी वेरी इजी, ज्यादा मॉडल में कुछ है नहीं, फिक्स्ड अप्रोच मॉडल है। ओके, ये स्टॉक स्प्लिट बहुत इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, या फिर इसका मेरे पास क्लास है, मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। स्टॉक स्प्लिट क्या है और उसके ऊपर बेस करके कुछ इलस्ट्रेशंस है, मस्ट गो थ्रू सर, ठीक है। आंसर के साथ आपको मैं मैट दे के रखा है, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, ठीक है, थियोरेटिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी दिया हुआ है। प्लीज़ प्रैक्टिस करो और डिविडेंड डिसीजंस को कंप्लीट कर लो। कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लिया करो या फिर व्हाट्सअप कर लो। ओके सर, बोलो डिविडेंड डिसीजंस क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। ओके, इजी है, कुछ बस फॉर्मूला बेस्ड है, बस याद रखो, कॉन्सेप्ट समझो और क्वेश्चन जो भी आए सॉल्व कर लो, बस और कुछ नहीं। ठीक है सर, फिर आज इतना ही है। गुड नाइट फिर सबको, टाटा बाय सर। बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, बाय सर। बाय सर, बाय सर, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट।